तो आज का टॉपिक थोड़ा नया है और काफी जरूरी है। ठीक है। तो सर अगर मैं स्टोरेज में सर अभी दो टॉपिक रह गया ना, S3 एंड S3 ग्लेशियर। हाँ, तो उस वेरी गुड। तो उसको करने से पहले हमारे को आईएम की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए ओके। आईएम करा रहा हूँ। उसके बाद S3 एंड S3 ग्लेशियर करेंगे। तो वही मैं रिकैप करता हूँ, मेरी आदत है रिकैप करने की। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो रिकैप आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये वाली चीज मैं बार बार लिखता हूँ, अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप समझ गए हो कि ये हमारा बेस है। ये हमारा क्या है? ट्रैक है, जिस पे हम चीजें चलाएंगे। तो नेटवर्क जानना बहुत जरूरी था, जान गए हैं। काफी कुछ जान गए हैं उसमें। नेटवर्क कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे डिलीट होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे इंटरनेट चलता है, क्या पब्लिक क्या प्राइवेट। ये मोस्ट ऑफ द चीजें जो जरूरी है आप लोग जान चुके हो। ठीक है। आने वाले टाइम में थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे वीपीसी के बारे में, और फीचर्स को देखेंगे। थोड़ा सा और बचता है जो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है। तो एक शुरुआत में होता है, एक एंड में होता है, तो वैसा ही हम लोग रखेंगे। नाउ दूसरा तो जो था वो हमारा स्टोरेज था। राइट। सो स्टोरेज अभी तक चल रहा है। आप सोचो, स्टोरेज और नेटवर्क दोनों आसान नहीं है। दोनों बड़े टॉपिक्स हैं, दोनों ब्रॉडर टॉपिक्स हैं, दोनों में डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, दोनों में यूज केसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो जैसे वैरायटी ऑफ चीजें मार्केट में मिलती हैं, वैसे ही वैरायटी की स्टोरेज भी है। महंगा से सस्ता, बढ़िया से नॉर्मल से एवरेज से। राइट। तो हर तरह की चीजें स्टोरेज में अवेलेबल है, बेसिस ऑन रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको यूज केस क्या है, उसके हिसाब से स्टोरेज कौन सा आपको फिट बैठता है। ये धीरे धीरे चीज आपको थोड़े दिनों में समझ में आने लगेगी, जब आप स्टोरेज को कवर अप कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। तो स्टोरेज में हमने अभी तक ईबीएस को ज्यादा समझा। ईबीएस बड़ा स्टोरेज है, बड़ा यूजफुल है। मोस्ट ऑफ द चीजें ईबीएस में होती हैं। परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर बात की जाए तो ईबीएस। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंस्टेंस स्टोर। ठीक है। तो इंस्टेंस स्टोर आप लोगों ने देखा कि है कुछ नहीं, चीज वही है। बट जिस सिस्टम पे हमारी सर्विसेज चल रही है, जिस हार्डवेयर पे हमारा वीएम चल रहा है, उसके साथ जो स्टोरेज आता है, उसका जो स्टोरेज होता है, वो हमारा इंस्टेंस स्टोर होता है। राइट। तो इंस्टेंस स्टोर भी आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आपने ईएफएस भी पढ़ा। राइट। ईएफएस में मतलब आपने, ये भी एक स्टोरेज का टाइप है जो कैसा है, इलास्टिक स्टोरेज है। और ये फाइल सिस्टम के तौर पे यूज होता है। राइट। जैसे कि हम लोग नेटवर्क ड्राइव यूज करते हैं, कॉमन ड्राइव यूज करते हैं, शेयर ड्राइव यूज करते हैं। तो वहां पे बनाना पड़ता है शेयर ड्राइव, कॉमन ड्राइव, नेटवर्क ड्राइव। राइट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। पर वही चीज यहाँ पे क्या है, बनी बनाई है। आपको बस उसे क्रिएट करना है और उसे यूज करना है। तो यहाँ पे तीन स्टोरेज आपने पढ़े। राइट। मोटा मोटा। और ये तीन स्टोरेज आपकी क्लाउड की लाइफ में बहुत यूज होने वाला है। राइट। अब बचता है कौन सा? S3 एंड S3 ग्लेशियर। ठीक है। जो आपको समझना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये बोलते हो कि मैं क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ, तो एटलीस्ट स्टोरेज में आपके पास 5 स्टोरेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो चौथे और पांचवे पे जाने से पहले, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ। राइट। तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये जो आप कर रहे हो ये तो हम जानते ही नहीं। ठीक है। तो वो चीज है आईएएम। राइट। सो आईएएम एक तरह से एडब्ल्यूएस का एक सिक्योरिटी पोस्चर है। क्या है? सिक्योरिटी पोस्चर। तो आईएएम एक तरह से आपके पास सिक्योरिटी पोस्चर देता है। ये एक सिक्योरिटी कंपोनेंट है, ये एक सिक्योरिटी सर्विस है। ठीक है। अब जो आप कर रहे हो आज के डेट में, राइट, ये क्या है? सिक्योरिटी पोस्चर है, सिक्योरिटी सर्विस है। ठीक है।
और ये ग्लोबल सर्विस है। अभी तक हम लोग लिखते थे ना, इट्स ग्लोबल, इट्स सर्विस, ग्लोबल, रीजनल, तो ये ग्लोबल सर्विस है। कोई याद नहीं दिलाता मुझे कि रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, हाँ, थैंक यू। ऑडियो स्टार्ट है सर। हम्म। सो देखो, ये एक ग्लोबल सर्विस है। अभी तक आप लोगों ने ना मेरे से ये देखा होगा, सुना होगा, हम कोई चीज कर रहे थे कि ये ग्लोबल है, रीजनल है, ग्लोबल है, रीजनल है, तो ये एक ऐसी सर्विस है जो सिक्योरिटी का कंपोनेंट है, और ये ग्लोबल सर्विस है। तो अभी तक आप लोग क्या यूज कर रहे हो? ये इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? AWS, ये बोलते हो। अब इस AWS में आप लोग जब काम करते हो इसके अंदर, तो आपके पास अभी तक लॉगिन कौन सा है? अभी तक लॉगिन है जिसे आप कहते हो, आपके ईमेल आईडी को डालते हो और पासवर्ड डालते हो, राइट? यही तरीका है जिससे आप AWS में लॉगिन अभी के फिलहाल कर रहे हो, राइट? सो AWS आपको जो लॉगिन देता है वो कुछ 13-14 डिजिट का आईडी देता है आपको, ठीक है? ये कुछ आईडी आपको मिलती है जो आपको एलोकेट होती है, राइट? तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे एक आईडी मिलती है जिसे हमें बोला जाता है अकाउंट आईडी, ठीक है? यही आईडी AWS हमें आइडेंटिटी के रूप में देखता है, राइट? तो जो आप AWS में रिसोर्स बनाते हो, सर्विसेज क्रिएट करते हो अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करके, तो आपको यही अकाउंट आईडी क्या होता है, मिलता है। तो उसके लिए आप एक रिसोर्स हो जिसकी आईडी ये है, और इसके अंदर आप जो मर्जी वो करते हो, अपना नेटवर्क बनाते हो, अपना सर्वर बनाते हो, अपना VPC बनाते हो, XYZ, ठीक है? तो आपको उसने एक अकाउंट आईडी दिया है जिसे आप एज ए क्या करते हो, रूट लॉगिन करते हो, ठीक है? सो रूट लॉगिन जब आप करते हो तो आपको क्या होता है, ठीक है? तो आप जब AWS में अपना साइन इन करते हो, आईडी पासवर्ड जनरेट करते हो, जो मैंने आपको साइन इन सिखाया है, उस साइन इन से आप एक ईमेल आईडी यूज करके यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो और लॉग इन करते हो, तो AWS आपको एक अकाउंट आईडी देता है जो आपकी आइडेंटिटी होती है। तो AWS की नज़र में अकाउंट आईडी आपको मिला हुआ है। बट इस अकाउंट आईडी में, इस बाउंड्री में जो भी लॉगिन करेगा, उसके पास क्या होना चाहिए? ईमेल आईडी पासवर्ड, यानी आपने जिससे साइन इन किया है वो ईमेल आईडी, और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड, राइट? ये दो चीज होंगी तो आपको इस अकाउंट में एक्सेस मिल जाएगा, या आप लॉगिन हो जाओगे। बट ये तो रही बात कि अपने बारे में, खुद के बारे में, ये तो चीज जो आपके पास है वो क्या कहलाएगी? जो आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो उसको हम बोल सकते हैं कि ये है रूट लॉगिन, या इसको बोल सकते हो आप, ये है ऑनरशिप ऑफ अकाउंट का लॉगिन। जो ऑनर है अकाउंट का, उसका लॉगिन है, राइट? यानी कि जो ऑनर है वो लॉगिन कर रहा है, राइट? पर ऑनर हर चीज काम करेगा क्या? कोई भी काम करना होगा तो ऑनर ही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जिस आईडी से रूट से लॉगिन करते हो, आप चले गए कहीं छुट्टी पे, वहां पे चल नहीं रहा है इंटरनेट और आपको कुछ करना है काम,
राइट। किसी कंपनी का आप एम्प्लॉय हो या आपके पास आपने एडब्ल्यूएस में साइन इन किया, आप कहीं ऐसी जगह चले गए हो जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, अब आप लॉग इन तो कर नहीं पाओगे, तो आपको काम भी करना है, कैसे होगा? आप ऑनर हो, चले गए, इंटरनेट बंद है, आपको एडब्ल्यूएस में लॉग इन करना है, कैसे होगा? तो इस चीज के लिए एडब्ल्यूएस ने ये बोला कि मैंने आपको इन्वायरमेंट एक दिया है बना के, और आप उसके क्या हो, मालिक हो। मैंने आपको एक इन्वायरमेंट दिया है, आप उसके मालिक हो। तो जो मालिक होता है उसके पास कुछ राइट्स होते हैं। क्या? कि वो अपनी प्रॉपर्टी, वो अपनी चीज, वो अपनी सर्विसेज, वो अपने अधिकार शेयर कर सकता है किसी के साथ। राइट। मीन्स अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या मैं अपने इस AWS इन्वायरमेंट को किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ? अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैन आई शेयर माई अकाउंट, क्वेश्चन मार्क, यस और नो? ऑब्वियसली यस कर सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि मैं इकलौता इंसान पूरी जिंदगी भर एक इन्वायरमेंट को खुद मैनेज नहीं कर सकता हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू, बिकॉज एनी रीजन कैन कम। मैं बाहर हूँ, इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैं मेडिकल इमरजेंसी पे हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं फैमिली फंक्शन, एनीथिंग। हर बार क्या आपको पॉसिबल होगा? नहीं, आप नहीं कर पाओगे। बट आपको कुछ काम करना है, राइट। तो दूसरी चीज, क्या मैं अपने अकाउंट में लॉगिन किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। राइट, यस, दिस इज पॉसिबल। राइट। नाउ सेकंड थिंग इज, आप एक ओनरशिप होल्ड करते हो किसी अकाउंट में, आपको XYZ काम करना है, तो आपको खुद के जगह पे आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, राइट। सपोज करो कि आप ऑनर हो, आपका नाम अमित है, आपने amit@gmail से साइन इन किया, पासवर्ड डाला, अब आप ऑनर हो, ठीक है। बट एक दूसरा पर्सन है जिसे आप अपने अकाउंट में एक्सेस देना चाहते हो, यानी कि एक और पर्सन है जो क्या करना चाहता है, आपके इन्वायरमेंट में लॉग इन करना चाहता है, आपके एब्सेंस या आपके प्रेजेंस, दोनों केसेस में। ठीक है ना? तो जी सर। हम ये इन्वायरमेंट जो यहाँ पे मैंने बनाया है, अभी तक आप ही लॉग इन कर रहे थे, यू आर ओनली लॉग इन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये इन्वायरमेंट किसी और से लॉगिन हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी आइडेंटिटी को ऐड करना होगा, राइट। तो इस तरह से अगर मैं अपने अकाउंट को शेयर कर सकता हूँ, तो उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी आइडेंटिटी से उसका एक यूजर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो IAM के अंदर आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हो जिससे कि आप अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर कर सकते हो। तो उसमें पहला ऑप्शन आता है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड यूजर्स। अब यूजर जो ऐड लिख रहा हूं यहाँ पे, वो क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमने जो ये एनवायरनमेंट बनाया है वो किसी के साथ हम शेयर कर सकते हैं। कैसे शेयर करेंगे? उसकी आइडेंटिटी को अपने अकाउंट में ऐड करना होगा, यानी कि क्या करना होगा, यूजर क्रिएट करना होगा। अब आप सोचो कि आप कुछ भी काम करो, आप नहीं कोई भी करे, किसी भी इन्वायरमेंट में किसी को एक्सेस देना हो तो उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक वैसे जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, कोई नया एम्प्लॉय आता है, उसकी आईडी क्रिएट होती है, तभी तो वो ऑफिस के इन्वायरमेंट में वो लॉग इन कर पाता है। उसी के बेस पे उसको एक्सेस कार्ड मिलता है, उसी के बेस पे उसको बाकी जगह कैंटीन से लेकर
बाकी जगह एग्जिट से लेकर उसको एक्सेस मिलता है, उसकी ईमेल आईडी क्रिएट होती है, राइट? तो किसके बेसिस पे क्रिएट होती है? उसके आईडी के बेसिस पे, जो उसकी एम्प्लॉय आईडी होती है। यानी कि किसी पर्सन को अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करना हो तो उसका एक्सेस क्रिएट करना होगा, उसकी आइडेंटिटी, तभी वो उस एनवायरनमेंट में क्या हो पाएगा, अंदर आ पाएगा, वरना तो वो आ ही नहीं सकता। तो ठीक जैसे कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आता है, तो कंपनी का मालिक सब कुछ तो कर नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट बनाता है, फिर डिफरेंट एक्सेस बनाता है उनको। अब एक एम्प्लॉय एक कंपनी में सब कुछ तो नहीं कर सकता, उसके क्या है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इट इज ऑल डिफाइंड। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। वहां पे कंपनी है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय की एंट्री हो रही है, यहाँ पे एडब्ल्यूएस अकाउंट है जहाँ पे आप अपना सिस्टम, अपना एनवायरनमेंट किसी को शेयर करना चाहते हो, किसी नए पर्सन को अपने अकाउंट में ऑथराइज करना चाहते हो, ताकि वो आपके बताए हुए काम या आपके इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर सके। तो आईएम का मतलब होता है आइडेंटिटी, ठीक है? तो किसी की भी आइडेंटिटी अगर आप क्रिएट करोगे, राइट, अगर हम इसको बताएंगे, तो ये एक आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, ठीक है? आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं किसमें, एनवायरनमेंट में। किसका एनवायरनमेंट? अपना एनवायरनमेंट जो आपने बनाया है। तो उस एनवायरनमेंट में किसी और के लिए आइडेंटिटी क्रिएट करना मतलब यूजर क्रिएट करना। और उस यूजर को आप क्या देते हो कि वो क्या क्या कर सकता है, एक्सेस। राइट? देन एक्सेस। भाई, हम लोग किसी को एक्सेस देंगे तो क्या एक्सेस का मतलब होता है? एक्सेस का मतलब ये होता है ना कि वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है? तो एक यूजर या दो यूजर या मल्टीपल यूजर, दिस ऑल आर क्रिएट कॉल्ड एज आइडेंटिटी। एंड हम उसमें डिफाइन करते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस, राइट? पर इसको मैनेज कैसे करें? तो उसके लिए एक इन्होंने क्या बनाई है, सर्विस, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट, राइट? तो आप मैनेजमेंट बोल दो या सर्विस बोल दो, हमारे लिए दोनों चीजें ऑलमोस्ट एक ही है। तो आप जो किसी की आइडेंटिटी बनाओगे, ऐड करोगे, उसको क्या एक्सेस दोगे, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है? आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट एक सिक्योरिटी फीचर है जिसमें एक यूजर को हम लोग या मल्टीपल यूजर को या अपना एनवायरनमेंट किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और वो जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो क्या क्या कर सकता है, इस इतनी चीजें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये सारा काम एक फीचर के थ्रू होता है जिसको एडब्ल्यूएस में हम लोग बोलते हैं आईएम, और उसका मतलब होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। तो अभी तक 8 या 9 क्लासेस आपके बीते हैं। अभी तक आप जो कुछ कर रहे थे वो ऑनरशिप में कर रहे थे, यानी कि आप खुद ऑनर थे, आप खुद ही कर रहे थे आर&डी, अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर रहे थे। अब 10वें स्टेप पे आते ही आते या थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग अब किस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट अकेले नहीं संभाला जा सकता है। कब? जब हम एक कंपनी ज्वाइन करेंगे, उस कंपनी में मैं अगर एडब्ल्यूएस इंजीनियर बनूंगा तो और भी लोग आएंगे जो उस एनवायरनमेंट में काम करेंगे। जरूरी नहीं है ना एडब्ल्यूएस में आर्किटेक्ट ही नौकरी होती है। एडब्ल्यूएस में बहुत सारे एनवायरनमेंट काम करते हैं, डेटाबेस, डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटाबेसेस, एप्लीकेशंस, बहुत सारे एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हो। सारे एनवायरनमेंट आप ही मैनेज करोगे कि कोई अमित करेगा, कोई मोहन करेगा, कोई पुष्कर करेगा, कोई राकेश करेगा?
बहुत सारे लोग एक इन्वायरमेंट को मिलके मैनेज करते हैं और उनका उनका क्या होता है, स्कोप डिफाइंड होता है। ठीक है। तो अपने इन्वायरमेंट को शेयर करने की जो टेक्निक्स है वो हम आईएएम में देखेंगे। और इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये पोस्चर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का, किसी भी प्लेटफॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो किसी भी चीज का क्या होता है, सिक्योरिटी होता है ना। अगर सिक्योरिटी मजबूत है तो वो प्रोडक्ट पॉपुलर है। आज की डेट में अगर आप न्यूज में आ जाए कि एडब्ल्यूएस का कोई चीज लीक हो गया, कोई चीज हैक हो गई, कोई चीज शेयर्ड हो गई, अगले दिन से तो आप साइड हो लोगे। बिकॉज आपको डर लगेगा कि भाई कल की डेट में अगर वो हैक हुआ है तो मैं भी हो सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, इंतजार क्यों करना है, इस एनवायरनमेंट को बंद करो, अपना सही दूसरा एनवायरनमेंट चूज करो। तो आपको 2 मिनट लगेगा इस एनवायरनमेंट से बाहर आने में। तो किसी भी इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी बेस्ट है तो बाकी की आगे चीजें बेस्ट होंगी। बट सिक्योरिटी अगर गड़बड़ है तो बाकी की सारी चीजें चाहे कितनी भी बेटर हो, कितनी भी अच्छी हो, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। तो दो पिलर्स हमेशा एक साथ काम करते हैं। एक होता है आर्किटेक्टिंग, जिसे आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट या एडब्ल्यूएस ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और दूसरा होता है हमारा सिक्योरिटी। ठीक है। दोनों एक साथ ही चलते हैं बट दोनों अलग अलग डोमेन हैं, दोनों अलग अलग एक्सपर्टीज हैं। बट दोनों अगर एक दूसरे को 100% पास नहीं करेंगे तो वो इन्वायरमेंट आपका मैच्योर नहीं होगा। ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट को शेयर करने की टेक्निक को हम लोग बोलेंगे आईएम। और इसके अंदर किसी भी पर्सन को आप एक्सेस देना चाहते हो, उसकी आइडेंटिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। राइट। वो क्या कर सकता है, राइट, what he can do, you can assign those limitations to what, आप उसके लिए क्या बना सकते हो, पॉलिसी। अब हमारी कंपनी में भी तो पॉलिसी बनती है ना, एम्प्लॉय ग्रेड ये, ही कैन डू दिस, ऐसा होता है ना कंपनी में। अगर आपका ग्रेड मैनेजर है तो आपको मोबाइल क्लेम 2000 मिलेगा। अगर आपका ग्रेड उससे ऊपर है तो ये सब क्या होती हैं। अगर आप हेड ऑफिस में काम करते हो तो आपकी 25 छुट्टियां हैं। अगर आप रीजन में काम करते हो तो आपकी 15 छुट्टियां हैं। तो ये जो चीज होती है ये रियल लाइफ में पॉलिसी आपको दिखती है। राइट। कि आप ये जो चीज बनाते हो, एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हो। अब आप तो ऑनर हो, रूट यूजर हो, आपने ही अकाउंट बनाया, अपने ही रजिस्ट्रेशन की, आपने अपना पेमेंट मेथड डाला, तो आप इसके मालिक हुए क्योंकि पैसा आप दे रहे हो, पैसा आपसे मांगा जाएगा क्योंकि आपने अपनी ईमेल आईडी, अकाउंट और इन सब चीजों को, डिटेल को फिल करके एक एक्सेस को क्रिएट किया। बट क्या आप अपना आईडी, पासवर्ड किसी को शेयर कर सकते हो? मैंने क्या बोला, आप कहीं पे गए हो, इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप किसी को फोन करके बोल सकते हो एक काम करना, मेरे अकाउंट में लॉगिन करना, मेरा आईडी ये है, मेरा पासवर्ड ये है,
इज इट ए गुड प्रैक्टिस टू शेयर योर आईडी पासवर्ड? एक बार आपने दिया, आपने चाहे उसको कुछ भी काम बोला, उस टाइम तक के लिए तो वो उस अकाउंट का ऑनर बन गया। he can delete anything, he can create anything, he can do anything on behalf of you। तो क्या ये सही होगा? हम किसी को, क्या कोई फोन करता है तो अपना आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं? नहीं, राइट? शेयर करना इज अ प्रॉब्लम। ही कैन डू एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो अगेन, अगर आपको अपना अकाउंट AWS का किसी के साथ शेयर करना हो बिकॉज आप उससे काम कराना चाहते हो, तो ये गलत है। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए क्या बताया गया कि जिसको आपको एक्सेस देना है उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करो और फिर वो क्या कर सकता है उसको एक्सेस दो, और जो वो कर सकता है उसको हम किस में लिखते हैं? पॉलिसीज में लिखते हैं। तो पॉलिसीज यहाँ पे एक तरह से क्या है? रिस्ट्रिक्शन। अब भाई मैं बोलूं कि AWS इन्वायरमेंट है, 500 चीजें हैं इसके अंदर, करने को ऑनरशिप में वो कुछ भी कर सकता है, बट आप चाहते हो कि वो आपकी बताई हुई रिस्ट्रिक्शंस को ही कर पाए। कल की डेट में आप उसे फोन करके ये ना बोलो, अरे यार मैंने तो तुम्हें ये बोला था करने के लिए, तुमने तो गलत ही कर दिया, तुमने तो कुछ और ही कर दिया। वो ये बात ही नहीं बोल पाए, या आप उसको मौका ही मत दो कि वो कुछ और कर पाए जो आप चाहते हो सिर्फ वही करे, बाकी की चीजें उसको अलाउड ही नहीं हो, तो ये बेटर होगा ना? सर राइट। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हेलो हम्म। सर, हम्म। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये स्टोरेज पार्ट खत्म हो गया क्या? नहीं, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हुए हैं, समरी में मैंने डिटेलिंग की थी, स्टोरेज पार्ट खत्म नहीं हुआ है। स्टोरेज अभी पार्ट में S3 ग्लेशियर है, बट उस चीज को पढ़ने से पहले कुछ रोल्स, कुछ सिक्योरिटी की चीजें आएंगी बीच में, जिसे मैं पहले करा रहा हूँ, और वो जरूरी है बिकॉज अगर ये नहीं कराऊंगा तो आगे वो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएंगे। तो सिक्योरिटी का ये पोस्चर है जिसे मैं पहले करा रहा हूँ, ये होने के बाद हम फिर से वापस स्टोरेज पे आएंगे। ओके ठीक है? सर, थैंक यू। तो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब हम S3 करेंगे तो वहां पे सिक्योरिटी की कुछ चीजें आएंगी, तो आपको वो पहले मैं बता रहा हूँ कि वो क्या होती हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज, आप अपना एनवायरनमेंट में किसी को एंट्री देते हो तो आप उसको मालिक नहीं बनाते हो, आप उसके दायरे को, उसके एरियाज को, उसकी परमिशंस को सेट करते हो। तो यहाँ पे भी जो वो कर सकता है उसको हम बोलते हैं, पॉलिसी के अंदर हम लोग वो लिखते हैं कि दैट पर्सन जिसकी आइडेंटिटी आप क्रिएट कर रहे हो, जो आपके अकाउंट में आएगा एक्सेस करने, वो क्या कर सकता है। वो एक पॉलिसी नाम की चीज होती है जिसके अंदर आप लिखते हो कि व्हाट ही कैन डू और व्हाट ही कैन नॉट डू। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? परमिशंस। ये किसका पार्ट है? ये परमिशंस हैं कि वो क्या कर सकता है। अब जैसे अमित ऑनर है AWS का, बट उसे रोहित को एक्सेस देना है, तो रोहित क्या कर सकता है? दैट इज रिटन इनसाइड ऑफ ए सर्विस विच इज कॉल्ड पॉलिसी, और इस चीज को हम परमिशंस बोलते हैं कि वो क्या करने के लिए अलाउड है। राइट? सो दैट कम्स इनटू द परमिशन कैटेगरी। ठीक है? दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो आती है आपकी रोल्स। ठीक है? तो पॉलिसीज जो बनेगी, ये पॉलिसीज जो बनेगी वो पॉलिसीज आप किसको असाइन कर सकते हो? जो आप आइडेंटिटी बना रहे हो, यानी कि यूजर्स को। आइडेंटिटी यूजर्स की बनती है ना? राइट? तो आप जो पॉलिसीज बनाओगे, क्रिएट करोगे, वो किसके साथ लगेंगी, किसके साथ अटैच होंगी?
यूजर्स के साथ। बट आप जब रोल्स बनाओगे तो है सेम चीज। ठीक है। जैसे कि आईटी है ना हमारा, फाइनेंस है ना, मार्केटिंग है ना, तो इनके नाम से इनका काम समझ में आता है ना आपको। भाई आईटी है तो आईटी है तो टेक्नोलॉजी की काम कर रही होगी, मार्केटिंग है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम कर रही होगी, फाइनेंस है तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम कर रही होगी। तो बाय नेम आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका रोल क्या है, क्या क्या चीजें ये लोग हैंडल करेंगे, ये किस चीज को हैंडल करने के लिए अलाउड है। तो रोल्स भी सेम चीज है, बट ये क्या होता है, रोल्स को बनाया गया जिसमें एक टास्क को डिफाइन किया गया, और इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी आप पॉलिसीज, एक से ज्यादा, आपने एक पॉलिसी बनाई, दो पॉलिसी बनाई, तीन पॉलिसी बनाई, अब आप मल्टीपल पॉलिसी बना के उसको रोल्स के अंदर क्या कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो पॉलिसी में क्या होता है, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। एक पॉलिसी में रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन आप लिख सकते हो। आपकी मर्जी, आपने मल्टीपल पॉलिसी बनाए, वो सारी पॉलिसीज आप किसी रोल के साथ अटैच कर सकते हो। और इसके अंदर भी क्या होता है, पॉलिसीज ही होती हैं, राइट। इसके अंदर भी वो एक या एक से ज्यादा, ठीक है, वन एंड मोर पॉलिसीज आप इसमें लिख सकते हो। और यही चीज आप किसको अटैच कर सकते हो, इस बार पॉलिसीज तो यूजर को अटैच हो जाती है, यानी कि यूजर का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी यूजर, मतलब आई एम यूजर, जिसके एक्सेस को आप क्रिएट कर रहे हो। तो वो क्या कर सकता है वो आप लिखते हो किसको, पॉलिसी में। बट आपने एक से ज्यादा पॉलिसी की जरूरत पड़ी किसी को अटैच करने की, राइट। तो वो आप बना सकते हो, और वो एक रोल्स नाम की सर्विस फीचर है जिसे आप उसके साथ बाइंड कर सकते हो। और ये काम आप किस लिए करते हो, यूजर को अगर परमिशन देना है तो आप एक नहीं, दो, तीन नहीं, चार पॉलिसीज बना के आप यूजर को अटैच कर सकते हो, यूजर को असाइन कर सकते हो, यूजर को दे सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि एक यूजर आपके इन्वायरमेंट में लॉगिन करे और वो एक वॉल्यूम बना पाए, वो एक वीपीसी बना पाए, ये दो के अलावा कुछ नहीं कर पाए, तो आप ये पॉलिसीज में लिख सकते हो कि वो क्या क्या कर सकता है, और उसे यूजर को अटैच करना है, ताकि आपने जो पॉलिसी बनाई है वो उस यूजर पे अप्लाई हो सके। बट आपने, ये तो बात हो गई यूजर्स के लिए। यूजर्स मतलब आइडेंटिटी, जो लोग और आएंगे आपके अकाउंट को एक्सेस करने। इसके अलावा भी तो कुछ चीजें हैं ना, सिर्फ यूजर ही यूजर तो नहीं होता है, राइट। इसके अलावा में एडब्ल्यूएस के पास भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो आप जो रोल्स बनाते हो उसके अंदर भी पॉलिसीज लिख सकते हो, एक से ज्यादा पॉलिसीज, बनी बनाई पॉलिसीज अटैच कर सकते हो। और ये चीज हम यूज करते हैं किसके लिए, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज के लिए। तो शॉर्ट में जो हम पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी वो अटैच कर सकते हैं आईएम यूजर को। जो रोल्स बनाएंगे वो हम अटैच कर सकते हैं एडब्ल्यूएस की सर्विसेज को। ठीक है, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज को। अब एडब्ल्यूएस में तीसरी चीज और आती है,
जिसे मोस्टली यूज किया जाता है यूजर्स एंड ग्रुप, राइट। तो इसके अंदर क्या है, ग्रुप के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कि भाई कलेक्शन ऑफ मोर देन वन पर्सन इज ग्रुप। लेमैन में यही बोला जाता है ना, एक से ज्यादा लोग जहाँ खड़े हो वो ग्रुप है। अब एक से ज्यादा लोग खड़े हो का मतलब समझ गए ना, कि भाई आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हो जिसमें आपको बार बार पॉलिसीज रूल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़े। आप एक स्टैंडर्ड चीज बना के रख सकते हो और उसको आप हर बार असाइन कर सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे एक आइडेंटिटी आपके पास आती है क्रिएट करने को, बनाने को, और वो पर्सन आईटी से है और वो टेस्टिंग टीम का एम्प्लॉय है, टेस्टिंग टीम का बंदा है। तो आपके लिए टेस्टिंग टीम से कल एक और रिक्वेस्ट अगर आएगी कि भाई एक और आईडी बनाओ टेस्टिंग टीम के लिए, तो आपको फिर से उतनी मेहनत ना करना पड़ा। आप सिंपल यूजर बनाओ और उसको किसी ग्रुप में मूव कर दो, ताकि उस ग्रुप में जो भी चीज होगी वो उस पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो हर दिन आपके पास अगर ऐसे ग्रुप आप बना के रख सकते हो जो आपका काम आसान करे, सिर्फ यूजर बनाना हो और आपको ग्रुप में मूव करने से ग्रुप के अंदर जो पहले से परमिशन अटैच्ड है, असाइंड है, वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो एक यूजर बनाने का ही आपको क्या रहेगा, टास्क रहेगा। आपको ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये यूजर टेस्टिंग टीम से आया है, डिजिटल टीम से आया है, आरएनडी से आया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, डेटाबेस प्रोग्रामर है। ऐसे ग्रुप आप पहले से बना के रख सकते हो और उसमें डिफाइंड पॉलिसीज अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम वो यूजर दोबारा आएगा या कोई नया यूजर आपको आएगा, तो आपको बस इतना पूछना होगा कि वो यूजर किस ग्रुप से है। जैसे ही वो बोलेगा मैं इस ग्रुप से हूँ, आपने वो ग्रुप पहले से बनाया हुआ है और उसके अंदर पहले से चीजें अटैच्ड हैं कि वो क्या कर सकता है ग्रुप, वो उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ग्रुप का मतलब क्या हुआ, आपने प्रोएक्टिवली या पहले से ही क्या कर दिया, चीजें डिफाइंड कर दी। क्या, सेट ऑफ परमिशंस, राइट, फॉर मोर देन वन रिसोर्स। आपने एक से ज्यादा, अगर आपके पास पर्सन आ रहे हैं, आपने क्या किया, ग्रुप बना दिया और ग्रुप पे जो पहले से परमिशंस है वो अप्लाई हो जाएगी। तो ग्रुप हम किसके लिए बनाते हैं, जब हमें लगता है कि एक से ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करनी है और वो किसी पर्टिकुलर कॉमन डिपार्टमेंट फंक्शन से बिलोंग करते हैं, तो हम अपना टाइम और काम दोनों बचाने के लिए ग्रुप बना देते हैं। नेक्स्ट टाइम हमें बस उस यूजर को क्रिएट करना होगा और उस ग्रुप में डालना होगा, जो पहले से उस ग्रुप में चीजें लिखी गई होंगी वो उस पे इनहेरिट हो जाएगा, राइट। तो ये तीन चीजें आपने देखी कि यूजर क्रिएशन में तीन पार्ट आपको कवर करेंगे, जिसमें पॉलिसीज लिखी जाएंगी, जिसमें रोल्स लिखे जाएंगे और ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हो ठीक वैसे ही जैसे कि आप अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय हो। आपने एम्प्लॉयमेंट ली और उसके बाद क्या आपको डायरेक्टली चीजों में एक्सेस मिल गया, नहीं। somebody has created access for you, means your employee id, somebody has given you the, just a second,
ठीक है। सो हम अपनी चीज को ना थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक खुद करते थे, हम चाहते हैं कोई और करे इस काम। कैसे करे, क्या कर सकता है, एक से ज्यादा लोग हैं क्या, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है क्या। अब हम हो गए हैं मालिक, पर मालिक कब तक काम करेगा? मालिक तब तक काम करेगा जब तक उसका बिजनेस छोटा रहा है। जैसे ही बड़ा होगा वो खुद ही सारे काम नहीं कर सकता है, उसे अपने एनवायरनमेंट में लोगों को रखना होगा। वो लोग क्या होंगे? जैसे कि सुपरवाइजर, राइट। तो ये सुपरवाइजर, मैनेजर, ये लोग क्या है? बाय नेम इनके पावर जो है, इनकी लिमिटेशंस जो है, इनके एक्सेस डिफाइंड होते हैं कि सुपरवाइजर क्या कर सकता है, शिफ्ट मैनेजर क्या कर सकता है, राइट। ये नाम से समझ में आते हैं आपको कि ये इनकी पावर, इनकी काम करने की जो परमिशंस है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो कितनी हो सकती है, राइट। बाय नेम आपको समझ में आ रहा होगा कि सुपरवाइजर इज द नेम, वो क्या क्या कर सकता है आप इमेजिनेशन कर सकते हो, राइट। तो वैसे ही हमारे पास भी कंपनी है जिसे हम बोल रहे हैं AWS, और हम उसके मालिक हैं, और हम अपना इन्वायरमेंट अब आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि काम ज्यादा आ गया। रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको आगे चल के करना पड़ेगा जब आपका अकाउंट जो है वो यूजेस जो है बढ़ जाएगा, और आप अकेले खुद इस एनवायरनमेंट को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप अपना एनवायरनमेंट में लोगों को एक्सेस देते हो, वो लोग जो आपके लिए काम करेंगे, करेक्ट। अब इसमें AWS ने या IAM ने कुछ चीजें आप लोगों के लिए आसान कर दी। आप बोलोगे ये सब हम बनाएंगे क्या? तो बनाएंगे, बट कितना आसान होगा हमारे लिए? तो आसान होगा, राइट, क्योंकि ये क्लाउड है। ये क्या है? क्लाउड है। तो क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि जो आप पहले करते थे वही चीज कर रहे हो, बट आप अपने पास रही किसी और के पास कर रहे हो, नहीं। क्लाउड का ब्यूटी ये है कि जो आप कर रहे थे वो तो कोई और आपको अब हेल्प करेगा उसको करने में, बट आपको और भी स्मार्ट इंटेलिजेंट ऑप्शंस, फीचर्स मिलेंगे जो आपका काम और आसान करेंगे। और इसीलिए हम सबका क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है कि हमें क्लाउड पढ़ना है, क्लाउड सीखना है, क्लाउड को देखना है। हम सब क्लाउड करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि चीजें आसान अगर है तभी तो करना चाहते हैं, पर चीजें आसान तो है बट स्मार्ट है, यानी कि वही कर सकता है जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता है, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चीजें तभी आसान लगती हैं जब आप उसकी चीजों को समझ जाते हो। एक बार समझ गए, वो समझना ही एक कंडीशन होती है, बाकी की सारी चीजें तो उसके बाद आसान है। अब आपको अपना एनवायरनमेंट में एक्सेस देना है तो उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो क्या कर सकता है उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक से ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, बार 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 बार, इसका बनाओ, उसका बनाओ, ये आईडी ऐड करो, राम को ऐड करो, मोहन को ऐड करो, राकेश को ऐड करो। हर बार आपको समझ में आएगा कि भैया ये ज्यादा जो लोग आ रहे हैं जिनका मैं एक्सेस क्रिएट कर रहा हूँ, क्या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं? अगर है तो वो ग्रुप बता दो, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट फीचर्स, ठीक है। कल की डेट में आप कुछ सर्विसेज बनाओगे और उस सर्विसेज से आपको कुछ काम कराना होगा, तो उसके लिए आप रोल्स बनाओ। तो ये सारी चीजें असाइन करने के पीछे, रिस्ट्रिक्शन लगाने के पीछे, परमिशन लगाने के पीछे AWS ने आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया। क्या कर दिया आसान? उसने दो चीजें कर दी। उसने आपके लिए जितनी चीजें पॉसिबल थी, परमिशन लिखना, सेट करना, जितने टाइप के परमिशंस हो सकते थे, उसने वो सारे परमिशंस खुद ही लिख डाले, राइट। तो देखो, क्लाउड आपके काम को इजी बनाता है, और इजी बनाने के साथ साथ आपको मल्टीपल चीजों का ऑप्शन मिलता है जिसे आप आसानी से कर पाओ, राइट। आप लोग लेबर नहीं हो, आप लोग कोई मजदूर नहीं हो जिसमें आपको 0 से लेकर 100 तक की चीजें अपने हाथों से खुद करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो आप ये चीज करते ही नहीं, बिकॉज
आपको वो चीज अगर इतनी लेंदी होती तो दैट थिंग्स विल नॉट बी पॉपुलर। तो यहाँ पे AWS ने आपके लिए आसान कर दिया कि उसने कुछ चीजें ना लिख दी। क्या? पॉलिसी। उसने बहुत टाइप की पॉलिसीज बना के आपको दे दी, हजारों पॉलिसी। क्योंकि हजारों पॉलिसी उसने इसलिए बनाई क्योंकि हजारों पॉलिसी बनाने के पीछे क्या रीजन है? AWS में बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे चीजें हैं। तो उनके बेसिस पे उसने बहुत सारी पॉलिसीज बना के आपको दे दी, राइट? जिसको उसने बोला कि जितनी भी मैंने पॉलिसीज बनाई है वो मैं मैनेज करूंगा। यानी कि वो सर्विसेज बनी बनाई थी, आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो दैट थिंग इज कॉल्ड मैनेज्ड पॉलिसी। किसने बनाई? AWS ने बनाई भाई, उसका प्लेटफॉर्म है, तो दैट इज कॉल्ड AWS मैनेज्ड पॉलिसी। मींस जो पॉलिसीज किसने बनाई है? AWS ने बनाई है। और ये कंट्रोल कौन कर रहा है? AWS। ठीक है। तो इसमें प्री डिफाइंड क्या है? परमिशंस। परमिशन का मतलब आप समझ गए होंगे सब लोग। उसके अंदर काम लिखा जाता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो पहले से ही काम लिख दिया जाता है, पॉलिसी बना दी गई और उसके अंदर काम लिख दिया गया, जैसे कि लीव पॉलिसी। अब लीव पॉलिसी क्या है? एक नाम है, किसने बनाया? कंपनी के प्रोपराइटर ने बनाया, HR ने बनाया। क्या उस पे आपका कंट्रोल है? नहीं। आप क्या कर सकते हो? उसको यूज कर सकते हो, राइट? आप उसको फॉलो कर सकते हो, वो आप पे एप्लीकेबल हो रहा है, राइट? तो इसको हम बोल सकते हैं प्री डिफाइंड पॉलिसी, जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से लिख दिए गए हैं और उस पर कंट्रोल उसका है जिसने उस पॉलिसीज को लिखा है। यहाँ पे भी वही चीज है, AWS ने भी पहले से बनी बनाई चीजें लिख दी, उसके अंदर पहले से बनी बनाई परमिशंस को ऐड कर दिया। किस लिए? ताकि आपका काम आसान हो सके, आपको हर चीज लिखना ना पड़े, आपका टाइम बचे, विच इज कॉल्ड स्मार्ट फीचर्स, एंड दैट इज AWS मॉनेज पॉलिसी। मींस AWS ने पहले से ही कुछ चीजें लिख दी, आपको बस उसे यूज करना है। ठीक है। दूसरा, उसने ये सोचा कि यार मैंने तो लिख दिया, बट हो सकता है कि मेरी लिखी हुई चीज जो थी वो चीज लोगों को लगे कि नहीं, आपने जो लिखा है वो आपने लिखा है, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, आपकी चीज को मैं यूज नहीं करूंगा, या आपकी चीज को मैं यूज नहीं करता, या आपने जो बनाया है उसमें कुछ चीजें छूट गई हैं। बहुत तरह की कंडीशन हो सकती है, तो उसने ये भी लेवरेज दे दिया। क्या? कि आप अपनी पॉलिसीज लिख सकते हो। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर, यानी कि हम, यानी कि खुद, यानी कि अकाउंट का ऑनर, वो क्या बना सकता है? वो भी पॉलिसीज बना सकता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कस्टमाइज्ड। तो आप अपनी पॉलिसी भी लिख सकते हो। ठीक है। तो एक पॉलिसी जो AWS लिख के दे रहा है, यूज करना है करो, नहीं समझ में आ रहा है नहीं भाई, तो अपनी बना लो। और उसने एक और अच्छी फीचर्स दी जिसके लिए ये चीज पॉपुलर हो गई। उसने ये बोला कि आप कोई स्पेशल कंडीशंस भी अगर किसी को देना चाहते हो जो उस तक ही रहे, राइट? जैसे कि आप चाहते हो अमित एक यूजर बने आपके अकाउंट में, पर उसको कुछ स्पेशल चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ और वो उसकी स्पेशल चीज किसी के साथ शेयर नहीं हो, आप उसको बना सकते हो। यानी कि आप डायनेमिक पॉलिसीज भी बना सकते हो, राइट? यानी कि रन टाइम पे जैसे हम लोग वॉल्यूम बना रहे थे ना, और उसको रन टाइम पे अटैच कर दे रहे थे, पर जिसके साथ अटैच कर दे रहे थे उसी के साथ वो अटैच हो रहा था, यानी कि शेयरिंग नहीं हो रही थी। यानी कि वो चीज जिसके साथ एक बार अटैच हो गया तो वो उसी के साथ रह रहा था। वैसे ही आप डायनेमिक पॉलिसी भी लिख सकते हो चलते टाइम पे। यूजर क्रिएट कर दिया, आप उसको कुछ पॉलिसीज देनी है, आप चलते टाइम पे भी डायनेमिक पॉलिसीज लिख सकते हो, जिसे क्या बोला जाता है? इनलाइन पॉलिसीज। इनलाइन पॉलिसीज मतलब यू कैन ऐड परमिशन
ठीक है, ऐड परमिशन स्पेसिफिक टू यूजर, यानी कि किसी यूजर को स्पेसिफिकली कोई परमिशन देना है, आप दे सकते हो। वो चीज उस यूजर के साथ क्या रहेगी, रिस्ट्रिक्टेड। तो तीन तरह की पॉलिसीज बनाई गई, एक एडब्ल्यूएस ने बना के दी, वेरी गुड। दूसरा, हम अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकते हैं। तीसरा, पॉलिसीज किसी को डायनेमिकली देनी हो, रन टाइम पे देनी हो, स्पेसिफिक टू यूजर, वो उस यूजर के पास ही रहे, आप ऐसी पॉलिसी भी बना सकते हो जिसे बोला जाएगा इनलाइन पॉलिसीज। ठीक है, तो एक यूजर हम बना सकते हैं, उसको परमिशंस दे सकते हैं, उसको ग्रुप में असाइन कर सकते हैं। किसी सर्विस को हमें कोई परमिशन देनी हो, उसके लिए रोल्स बना सकते हैं। एडब्ल्यूएस ने तीन ऑप्शन दिए, एक उसने कुछ बना के चीजें दी जिसे हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस नॉलेज पॉलिसी, दूसरा अपना बना सकते हैं, तीसरा रन टाइम पे स्पेसिफिक किसी यूजर को कुछ चीज का ग्रांट करना हो तो वो भी चीज हम कर सकते हैं, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नाउ आप जो आईडी ये यूज करते हो, ईमेल आईडी पासवर्ड, वो ईमेल आईडी पासवर्ड जो है वो क्या, इसमें आपको लगता नहीं है कि यूजर आईडी पासवर्ड एक ऐसी चीज है जिसे कोई इजीली कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? कर सकता है ना? अरे कोई गेस तो कर ही सकता है, यूजर आईडी पासवर्ड भले लगे या ना लगे। देयर मे बी चांस कि यूजर आईडी पासवर्ड जो आप यूज करते हो कहीं पे भी लॉगिन करने के लिए, वो इतना सेफ नहीं होता है। कोई इसको गेस कर सकता है, कोई इसको ट्रैक कर सकता है, कोई इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। देयर मेनी चांसेस टू कि आपकी आईडी क्रेडेंशियल्स कोई गेस करे, कोई लीक करे, कोई कॉम्प्रोमाइज करे, देयर मे बी ए चांसेस। तो इस चीज को दूर करने के लिए आपने ये देखा होगा कि देयर इज ऑप्शंस एमएफए। एमएफए जानते हो ना, कि यूजर आईडी पासवर्ड बहुत नहीं है, दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी चाहिए जो वैलिडेट करे, जैसे कि ओटीपी। जैसे कि ओटीपी, आप आज के डेट में जीमेल में लॉगिन करो या किसी भी क्रिटिकल इन्वायरमेंट में लॉगिन करो, आपको वो यूजर आईडी पासवर्ड तो पूछता ही है, उसके बाद भी आपसे पूछता है कि भैया ओटीपी आया क्या। तो सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन भी है ओटीपी, आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ऐसी चीज आपके लिए क्या कहलाती है, जहां पे आप एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन मेथड फॉलो कर रहे हो to access your environment, that is called multi। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। करेक्ट। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ, आप एक से ज्यादा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हो टू गेट एक्सेस टू योर एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे ओटीपी, राइट, ये बढ़िया एग्जाम्पल है बोलने के लिए कि ये भी क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपको बिलीव नहीं है कि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड बहुत ज्यादा इनफ है, तो हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा सर्विसेज को यूज करते हैं टू ऑथेंटिकेट आवर एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड मल्टी फैक्टर। यहाँ पे भी वही चीज है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस विल हेल्प यू टू पुट मोर सिक्योरिटी टू एक्सेस योर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको एडब्ल्यूएस देता है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो आप एक वर्चुअल टोकन सिस्टम ले सकते हो, जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, जो वर्चुअली हमें टोकन दे, ओटीपी बताए, विच इज कॉल्ड गूगल ऑथेंटिकेटर। और यही सबसे ज्यादा यूज होता है आज के डेट में इन कॉमन सिनारियो और जनरल सिनारियो। बाकी की जो बैंक्स हैं, जो कहती है नहीं, ये वर्चुअल टोकन भी हमें एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि ये वर्चुअल है, किसी की सर्विस है, हमें चाहिए हार्डवेयर, अपने हाथों में एक टोकन सिस्टम चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो, यानी कि इसमें एक हार्डवेयर भी ले सकते हो और वर्चुअल भी ले सकते हो। तो आपने देखे होंगे जैसे बैंक्स होते हैं जहाँ पे करोड़ों में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वहां पे
यूजर आईडी पासवर्ड तो ठीक है, बट एक टोकन भी यूज होता है जिससे हाई सिक्योर टोकन हम लोग बोलते हैं, और वो टोकन जिसके पास होता है वही वो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स करता है, राइट। तो AWS में भी देयर इज अ फीचर्स विच इज कॉल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और उसके लिए AWS तीन चीजें आपको देता है यूज करने के लिए। आप हार्डवेयर यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, और तीसरे नंबर पे एक हाई सिक्योरिटी टोकन्स भी आते हैं जो आपकी यूएसबी में लगता है। आपके पेन ड्राइव की तरह वो काम करता है, जब तक वो पेन ड्राइव की तरह चीज लगेगी नहीं, आप कोई ट्रांजेक्शन्स आगे नहीं कर सकते हो। वैसी पॉलिसी भी बनती है जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस लगता है, जब आपको डिवाइस फिजिकली कनेक्ट करना पड़े, वो ऑप्शन भी है, राइट। सो दैट इज हार्डवेयर अटैच सिस्टम, RSA। ये तो हो गया वो चीज जिससे आप अपने अकाउंट को और सिक्योर बना सकते हो ताकि कोई हैक नहीं करे, राइट, कोई हैक नहीं करे, राइट, कि भाई मैं अपने इन्वायरमेंट को बहुत सिक्योर रखना चाहता हूँ। तो आप इन सारे मेथड्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं अगर ये दिखाऊं तो ये इन्वायरमेंट जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है आई। अब जैसे ही आप टाइप करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मैनेज एक्सेस टू द AWS रिसोर्सेज, यानी कि आप अपने इन्वायरमेंट में एक्सेस को रिसोर्स के लिए मैनेज करने का काम इस फीचर्स के थ्रू करोगे, इस सर्विस के थ्रू करोगे, जिसे हम बोलते हैं IAM। ठीक है, ये क्या करेगा? एक्सेस मैनेजमेंट करेगा। ठीक वैसे ही है जैसे हमारे ऑफिस में एडमिन होता है। ठीक है, कोई चीज हमें चाहिए होती है, एक्सेस कुछ भी करना है तो हम एडमिन के पास जाते हैं। ठीक है, आपकी आईडी कार्ड पे एक्सेस है, एंट्री एग्जिट, बट आपको कैंटीन में भी जाना है, एक्सेस मांगने जाते हो ना एडमिन से, सर कैंटीन का भी एक्सेस दे दो, राइट। सर हमें डेटा सेंटर में जाना है, डेटा सेंटर का एक्सेस दे दो। तो ऑल दिस एक्सेस मैनेजमेंट इज कंट्रोल्ड बाय होम? एडमिन। तो यहाँ पे भी सारे एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म किसके थ्रू कंट्रोल होंगे? IAM के थ्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ग्रुप्स, यूजर्स, रोल्स, पॉलिसीज, ये सब हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कौन हो, ये बता रहा है कि रूट यूजर जो इस अकाउंट का ऑनर है वो सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस को नहीं एक्टिवेट किया है। तो मुझे एक वार्निंग दिख रही है यहाँ पे, जो भी वार्निंग आएगी आपके अकाउंट में सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। क्या? रूट, जो इस अकाउंट का ऑनर है, ये स्मार्ट फीचर आपको बता रहा है कि ऑनर ने सिर्फ इस अकाउंट को यूजर आईडी पासवर्ड के भरोसे छोड़ रखा है, और कोई उसने सिक्योरिटी फीचर्स यूज नहीं किए हैं। तो इस चीज को आप बचाने के लिए अपना अकाउंट और सिक्योर कर सकते हो। और सिक्योर करने के लिए वो कह रहा है कि आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला, आप वर्चुअल टोकन यूज कर सकते हो, मार्केट प्लेस, प्ले स्टोर, गूगल, कहीं से भी एक वर्चुअल टोकन यूज कर सकते हो। तो जैसे ही मैं बोलूंगा ये डिवाइस किसका है, पुष्कर का है, मैं ये यूज करता हूँ, ये तो आपको सिंपली दिख रहा है क्या चीज, कि ये सिक्योर टोकन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? हार्डवेयर टोकन है। यानी कि ये एक तरह से ऐसी चीज है जो डिस्प्ले करता रहेगा 1 2 3 4 5 नंबर, जो ये देगा पहला वाला ऑप्शन, वही चीज फिजिकली हार्डवेयर आपके पास एक आएगा, 2 4 हजार खर्च होतेंगे, तब जाके ये फिजिकल हार्डवेयर टोकन आप खरीदते हो, और ये वहां यूज करते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव एंड सिक्योर इन्वायरमेंट होता है।
नॉर्मल केसेस में हम ये इन्वायरमेंट को यूज नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है। बैंक्स, R&D, ये सब डिपार्टमेंट्स यूज करते हैं। हमें तो बस ये सीखना है कि ये चीज है। तो इसके लिए आप अपने अकाउंट में क्या करोगे? सबसे पहले ऑप्शन 1 के लिए, यानी कि वर्चुअल टोकन के लिए, आप प्ले स्टोर में जाओगे, और प्ले स्टोर में जाके आप क्या करोगे? प्ले स्टोर में जाके आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, जो कहलाएगा क्या? जो कहलाएगा गूगल ऑथेंटिकेटर। यानी कि ये वाला ऑप्शन कहाँ से मिलेगा आपको? प्ले स्टोर से मिलेगा। तो प्ले स्टोर में जाओगे, गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करोगे, उसको इंस्टॉल कर लोगे। आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? इस ऑप्शन को टिक करोगे, जिसके लिए MFA एक्टिवेट कर रहे हो, पुष्कर ऑनर है। नेक्स्ट करोगे तो ये बोलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, उसमें ऑप्शन होता है स्कैन बारकोड। जैसे हम लोग व्हाट्सएप को खोलते हैं ना अपने ब्राउजर में, तो हमारे व्हाट्सएप में एक फीचर है ना, सेटिंग में जाके ऐड डिवाइसेस करते ही वो कहता है स्कैन बारकोड। तो जैसे ही हम लोग ये बारकोड स्कैन करते हैं, हमारा व्हाट्सएप हमारे क्रोम में ओपन हो जाता है। ठीक वैसे ही जो आप लोगों ने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, गूगल ऑथेंटिकेटर, जैसे ही वो इंस्टॉल करोगे, उसमें ऑप्शन आएगा स्कैन बारकोड। वो क्यों देता है? क्योंकि एक वर्चुअल चीज इस चीज से कैसे अटैच होगा। तो वो अटैचमेंट है, और ये किस पे होता है? ओवर इंटरनेट। ठीक है, तो जैसे ही आप स्कैन करोगे, वहां पे स्कैन करते ही आपका ये वाला अकाउंट उस वर्चुअल सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा, और वो आपको ओटीपी बताने लगे। तो पहली बार 2 ओटीपी डालते हैं, क्योंकि उससे आपका अकाउंट जो है वो सिंक होता है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी लॉग इन करोगे, आपको क्या होगा? नेक्स्ट टाइम आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, ओटीपी। राइट? तो जैसे मेरे पास डिवाइस है, मैं क्या कर सकता हूँ इन सिंपल, इस बारकोड को एक सॉफ्टवेयर जो प्ले स्टोर पे डाउनलोड किया है, जिसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर, उससे स्कैन कर सकता हूँ। ठीक है? कैसे स्कैन करेंगे देखो। ठीक है? सर ये कोड हाँ। ऑटो में आएगा या फिर हमें फिल करना होगा 1 2 3 ऐसे? नहीं, वर्चुअल है, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है अपने मोबाइल में, और वहां प्ले स्टोर में लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर, और वो सॉफ्टवेयर जो नंबर 1 पे आएगा, उसको आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप उसको खोलोगे, वो बताएगा। जैसे ही आप ओपन करोगे, उसमें पहला ऑप्शन आएगा स्कैन बारकोड। तो जैसे ही आप प्लस का ऑप्शन दबाओगे, उसमें प्लस मतलब अकाउंट ऐड कर रहे हो आप, एक से ज्यादा अकाउंट ऐड कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। जैसे ही प्लस का ऑप्शन आप दबाओगे, उसमें ऑप्शन आता है स्कैन ए बारकोड। तो जैसे ही मैं स्कैन करूंगा, मेरा ये जो सॉफ्टवेयर इस अकाउंट को अपने साथ अटैच कर लेगा, और ये सिंकअप किसमें होगा? ओवर द इंटरनेट। ठीक है? अब इसने मुझे एक ओटीपी दिया, डिस्प्ले कर रहा है, और हर एक 10 सेकंड में वो डिस्प्ले चेंज होता रहता है। राइट? तो उसने क्या किया? मेरे लिए एक अकाउंट आईडी जनरेट कर दिया। क्या है अकाउंट का? 6382। ठीक है? तो उसने मेरे लिए एक अकाउंट ऐड कर दिया, उसने ये नाम उठा लिया, पुष्कर, और अकाउंट आईडी 6382। अब वहां पे जो कोड डिस्प्ले हो रहा है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो 45455574। ठीक है? अब वो बोल रहा है एक और कोड डालो, जैसे ये चेंज हो। ठीक है? तो 10 सेकंड में ये वाला कोड चेंज होके दूसरा आ जाएगा।
तो आपको वो दूसरा वाला कोड जब चेंज हो जाएगा अपने आप, तो आपको डालना है, राइट। तो आप उसके बाद क्या डालोगे, जो हर 10 सेकेंड में ये कोड बदल के नया कोड आता है, वो चेंज होता रहता है, राइट, अपने आप। तो दूसरा कोड आएगा तो आप यहाँ पे वो दूसरा कोड मोबाइल से देख के यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा, आप देखो सिक्योरिटी में रूट यूजर, अब इसने बोला कि भैया आपका रूट यूजर सेफ है। अब जो वार्निंग आ रही थी, ऐड एमएफए फॉर रूट यूजर, आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये वार्निंग वो हटा लेगा और ग्रीन कर देगा, ठीक है। वो ग्रीन हो गया, और अब आपको कोई यहाँ पे एरर वो शोकेस नहीं करेगा। पहले दिखा रहा था, अब नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने रूट एक्टिवेट कर दिया है। अब अगर मैं इस अकाउंट को लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट, और फिर से लॉग इन करूंगा, तो यूजर आईडी पासवर्ड के साथ एक ओटीपी मांगेगा, जो मैं अपने मोबाइल में से वो अकाउंट आईडी जिस पे मैंने ऐड किया है, मैं उसका वहां से कोड यहाँ पे डालूंगा, तो मेरा अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पुष्कर, देखो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। अब देखो पहले क्या हो जा रहा था, पासवर्ड डालते ही लॉगिन, अब कह रहा है सॉरी कोड डालो। तो कोड में कहाँ से डालूंगा, कोड में डालूंगा जो मैंने ओके। डिवाइस स्कैन किया है। तो यहाँ पे एक कोड लिखा आ रहा है मेरे इस अकाउंट के अगेंस्ट में, 507465, सबमिट। तो ये वैलिडेट करेगा कहाँ से, ओवर इंटरनेट, कहाँ पे, मेरे मोबाइल पे, किस सॉफ्टवेयर के साथ, गूगल ऑथेंटिकेटर में, कौन सा अकाउंट आईडी जो मैंने स्कैन करके ऐड किया, वहां पे जो डिस्प्ले कोड हुआ है, उस कोड के साथ ये कोड दोनों मैच करेंगे। मैच होने के बाद वो ओके करेगा, ओके करने के बाद मेरे को मेरे इस अकाउंट में लॉगिन करा देगा। इस पूरे मैकेनिज्म प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एमएफ, ठीक है। आप इसको दोबारा डिसेबल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसे रखना ही है। हम तो लर्निंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम इसे डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिसेबल होगा, वापस आपको अपने अकाउंट आईडी में जाना है, आईएम में जाना है, और वहां पे जो रूट यूजर दिखेगा आपको, उस रूट यूजर में एमएफए का ऑप्शन आपको दिखेगा, जिसे आपको क्या करना है, डिसेबल करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एमएफए एक, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे, इसे रिमूव कर दोगे, अब एमएफए आपके अकाउंट से हट जाएगा। और अब आप लॉग इन करोगे यहाँ से साइन आउट करके, तो अब आपको वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, मीन्स ओटीपी नहीं मांगेगा। पासवर्ड तो मांगेगा ही, बट ओटीपी नहीं मांगेगा, कोड नहीं मांगेगा वो किसी भी तरह का। पर ये आईएम यूजर से लॉगिन कब करते हैं? बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा। अब उसने मेरे से मांगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंने हटा दिया, करेक्ट। तो इस तरह से आप एमएफए को सेटअप कर सकते हो, और बेस्ट प्रैक्टिसेस में, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस में
ये ऑप्शन आपका इनेबल होना चाहिए। जो AWS या कोई भी सिक्योरिटी गाइडलाइंस कंप्लायंसेस ये बोलती हैं कि आप अपना MFA जो है वो क्या करके चलो, एक्टिवेट करके चलो। यानी कि किसी भी अकाउंट, चाहे सिर्फ AWS ही नहीं, किसी भी तरह का अकाउंट जो आपके लिए सिक्योर रखना चाहते हो, डबल सिक्योर रखना चाहते हो, पासवर्ड आईडी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते हो, ऐसे इन्वायरमेंट में आपको MFA रखना चाहिए। और ये बोला जाता है कि इट शुड बी फॉलोड। ठीक है। ठीक है। तो ये MFA का रूल है। ठीक है। अब देखो कि मैं यूजर की बात कर रहा था आपसे। तो यूजर आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि आप अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। ठीक है। कैसे शेयर करोगे? आप यहाँ पे आओगे, IAM में जाओगे। यहाँ पे क्या करोगे? एक यूजर को इंट्रोड्यूस करोगे। और क्यों करोगे? क्योंकि आपको उस यूजर को अपने अकाउंट में एक्सेस देना है। भाई, किसी की एंट्री तो तभी करेंगे ना, हम चाहते हैं कि वो बंदा आए, या जब भी आए तो वो आ सके। राइट, दरवाजा। तो हम यहाँ पे यूजर में जाएंगे। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है? ग्रुप्स। एंड दूसरा ऑप्शन यूजर्स। तो यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, क्रिएट यूजर करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अमित। ठीक है। अमित यूजर। ठीक है। अब जैसे ही आप यूजर को बना रहे हो, आपसे कुछ ऑप्शन वो पूछ रहा है। राइट, क्या ऑप्शन पूछ रहा है जी? कि ये कह रहा है कि इस यूजर को आप, जैसा ये कंसोल है, इस UI को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ब्राउजर पे ये दिख रहा है, EC2, ये सारी चीजें आपको ब्राउजर पे ही तो दिख रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल। तो वो कह रहा है कि इस अमित नाम के यूजर को आप कंसोल एक्सेस देना चाहते हो क्या? तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को क्या कर सकते हो? इनेबल्ड। यानी कि मैं इस यूजर को ये वाला कंसोल देखना देना चाहता हूँ। तो दो टाइप के इन्वायरमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। एक UI फॉर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं कंसोल, और एक होता है कमांड लाइन फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं CLI। राइट। तो दो तरह से एक इन्वायरमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। वन इज कंसोल, सेकेंड इज CLI। नाउ आप चाहते हो कि ये यूजर कंसोल्स को भी एक्सेस कर पाए, कंसोल के थ्रू आए। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हो, यस मैं इस अमित नाम के यूजर को बनाना चाहता हूँ, और ये यूजर मेरा कंसोल को एक्सेस कर पाए। तो मैंने ऊपर टिक कर दिया। पासवर्ड इसका क्या हो, मेरे हिसाब से हो या ऑटोमेटिक हो, तो आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन लेके चल सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे बनाए पासवर्ड को वो यूज करे, तो आप यहाँ पे पुष्कर @, ठीक है। और चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम वो जब इस पासवर्ड को यूज करे तो उसको वो चेंज करने को बोले। बोले या नहीं बोले, बोले तो यस चेक मार्क, नहीं बोले तो इसको हटा दो। ठीक है। नेक्स्ट करो। अब देखो, आप किसी यूजर को क्रिएट कर रहे हो तो वो आपसे तीन चीज पूछ रहा है। क्या यूजर किसी ग्रुप का पार्ट है? तो हमने तो अभी कोई ग्रुप बनाया नहीं है। राइट। तो जैसे ही हम लोग इसको प्रीवियस करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते हैं? एक ग्रुप। और इस ग्रुप को क्या बोल सकते हैं? इस ग्रुप का नाम है IT। ठीक है। अब ये कह रहा है कि IT में जो लोग ग्रुप में आएंगे वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, परमिशन। यानी कि ऊपर जो आप ग्रुप बना रहे हो IT, ये IT ग्रुप क्या क्या कर सकता है। ठीक है। तो क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे नीचे देखो। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये कह रहा है AWS मैनेज्ड।
यहाँ क्या लिख रहा है, AWS मैनेज्ड, यानी कि वो क्या क्या कर सकता है, कितने टाइप की पॉलिसी नीचे बनी हुई है, हर एक पॉलिसीज में क्या क्या कर सकता है वो पर्सन इस पॉलिसी के अगेंस्ट में, इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में आपको दिखाता है, और यहाँ पे नाम वाइज भी आप समझ पाओगे, दोनों तरीके यहाँ पे आपको दिखते हैं। एक ये पॉलिसी बनाई गई है, इसका नाम ये है, और ये पॉलिसी क्या करती है, क्या कर सकती है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 882 पॉलिसीज, मतलब कुछ हजार, मतलब हजारों में ही है पॉलिसीज, राइट, अप्रोक्सीमेटली। तो जितनी पॉलिसी AWS लिखता है वो लिखता रहता है, बढ़ता रहता है, ये काउंट जो है। ओके, तो आप जो ये IT नाम का ग्रुप बना रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इसमें जो भी आए वो, ठीक है, सो आप चाहते हो कि किसी को फुल एक्सेस देना है, किसी को रीड ओनली, ये सब समझते हैं ना, फुल का मतलब एवरीथिंग, यहाँ पे लिखा है एक सर्विस का नाम, और फुल एक्सेस मतलब ये सर्विस का फुल एक्सेस उसके पास रहेगा, ये सर्विस का सिर्फ रीड ओनली एक्सेस रहेगा। राइट, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसको फिल्टर करोगे तो यहाँ पे जो AWS ने दिया है उसने लिखा है मैंने ये पॉलिसी बना के दी है, और ये पॉलिसी क्या करती है यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मेरी बनाई हुई पॉलिसीज में कोई कुछ क्रिएट ना कर पाए। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल आप चाहते हो उसको रीड ओनली मिले, ध्यान देना इस चीज को। तो जैसे ही आप रीड ओनली करोगे, आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ये बोलेगा कि ये पॉलिसी सिर्फ चीजों को देख सकती है। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो रीड ओनली में आपको सिर्फ रीड ओनली की चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब ये देखो, रीड ओनली एक्सेस, ये क्या कह रहा है, ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है सिर्फ चीजों को देखने के लिए, सारी AWS सर्विसेज और रिसोर्स आप सिर्फ देख सकते हो, कर कुछ नहीं सकते हो। तो आप चाहते हो IT से कोई रिक्वेस्ट आए तो उसको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस मिले। ठीक है, तो आपने एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम रख दिया IT, और इस ग्रुप को बस इतनी परमिशन दे दी कि जो भी इस ग्रुप का मेंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस को देख सकता है, कर कुछ नहीं सकता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे अमित यूजर बनाओगे, नेक्स्ट बढ़ोगे, तो पहला ऑप्शन आपसे पूछेगा ऐड यूजर टू ग्रुप, क्या इस अमित यूजर को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो? आप बोलते हो यस, मैंने बोला यस, तो कह रहा है कौन से ग्रुप को यूज करना चाहते हो, तो आप प्रीवियस करोगे यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा सिंक नहीं हुआ, क्योंकि आपने इसके बगल में टैब खोल के यूजर बनाया। तो इस वाले यूजर को कैसे पता चलेगा कि एक ग्रुप बना है, जब तक वो पेज रिफ्रेश नहीं होगा वो डेटा यहाँ पे आएगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं पुष्कर 1 2 3। नेक्स्ट, ग्रुप, अब देखो ग्रुप आ गया, पहले नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि ग्रुप हमने इधर बनाया, तो ये डेटा इधर सिंक ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, हमें उसके लिए क्या करना पड़ा,
रिफ्रेश करना पड़ा ताकि वो ग्रुप यहाँ पे पॉपुलेट हो जाए। आप इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट करो, क्रिएट करो। ठीक है, अब इसने एक लिंक आपको दे दिया। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें कितने सर्वर चल रहे हैं। दो सर्वर चल रहे हैं, वही जो लास्ट के सेशन में हमने किया था। इंस्टेंस स्टोर और एबीसी। अब आप देखना, अमित नाम का जो यूजर है वो इस लिंक को यूज करेगा, यानी कि आपने एक अमित यूजर नाम का पर्सन बनाया है अपने आईडी में, तो आपको उसे इस लिंक को भेजना होगा। ठीक है, तो ये लिंक आप अमित को भेजोगे कि ये तुम्हारा लिंक है। तो मैं मान के चलता हूं कि मैं ही अमित हूं, मुझे ये लिंक मिल गया है, राइट। तो मैं एक दूसरे विंडोज में, आ रहा है समझ में, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। ये स्क्रीन दिख रहा है, मैं यहाँ पे ये वो लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है। यस सर। अब ध्यान देना, मेन चीज तो यही है, यही सिखाना था मुझे S3 कराने से पहले कि क्या यूजर होता है, क्या रोल्स होती है, क्या पॉलिसीज होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही वो लिंक डाला, ऊपर अकाउंट आईडी अपने आप आ गया। और ये कौन सा अकाउंट आईडी है? ये ठीक वही अकाउंट आईडी है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। कहाँ पे? यहाँ पे, ये 6382 और लास्ट में 17। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 6382 और लास्ट में 17। अब यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर हम ये आई एम यूजर कौन सा डालेंगे? तो ठीक वही डालोगे जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है अमित यूजर। ये है आई एम यूजर, यूजर नेम इज द आई एम यूजर। क्या लिखा है यहाँ पे? अमित यूजर। तो आप भी यहाँ पे क्या लिखोगे? अमित यूजर। पासवर्ड क्या डाला था? पुष्कर @123। आ गया लॉगिन। अब देखना, अमित नाम यूजर जो है वो यहाँ पे लिखा है। क्या आ रहा है? अमित यूजर, ये लिखा आ रहा है ना, अमित यूजर। ठीक है, आप इसके लोकेशंस को चेंज कर सकते हो, मुंबई में आ सकते हो। ठीक है, अब EC2 में जाओ, और यहाँ पे आप देखोगे कि अमित यूजर को आपने क्या परमिशन दी थी? अमित यूजर को वही परमिशन मिली है जो उस ग्रुप में लिखी गई है। और उस ग्रुप में कौन सी परमिशन लिखी गई है? रीड ओनली परमिशंस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, रिटर्न यूजर टू लिस्ट, यहाँ पे अमित नाम के यूजर को यहाँ पे दिख रहा है परमिशन, यानी कि ये क्या कर सकता है। तो यहाँ पे परमिशन में क्या लिखी है? एक पॉलिसी। पॉलिसी में क्या लिखा है? रीड ओनली, यानी कि ये सब कुछ देख सकता है। किसका? इस अकाउंट में जो भी चीज है। तो ये यूजर क्या कर सकता है? सर्वर देखना चाहे तो सर्वर देख सकता है, कुछ भी देखना चाहे तो देख सकता है। बट यहाँ पे दो सर्वर अमित यूजर को दिख रहा है, राइट, दिख रहा है ना अमित यूजर, दो सर्वर। पर ये क्या इस सर्वर को डिलीट कर पाएगा? यहाँ से इंस्टेंस स्टेट में जाके टर्मिनेट करना चाहे, इसको उड़ाना चाहे, डिलीट करना चाहे, यस। क्या आया ऊपर? फेल हो गया इंस्टेंस टर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि ये अमित यूजर ऑथराइज नहीं है परफॉर्म एक्शन। क्यों ऑथराइज नहीं है? क्योंकि उसको एक्सेस नहीं है।
रीड ओनली ओनली। जैसे ही इस परमिशन वाले अमित यूजर के अंडर इस परमिशंस में मेरे पास ऑप्शन है ऐड परमिशन, यानी कि मैं और भी परमिशन ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड परमिशन पे क्लिक करूंगा मेरे को ये ऑप्शन देगा फिर से, ताही तेन फोन किया था। राइट? म्यूट गाइस। सो और यार मैं तेन ताही का फोन किया हूं लाडी यार, तू क्या गल्ला कर रहा है यार हर टाइम। राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रीड ओनली परमिशंस है, इसमें मैं और भी परमिशंस ऐड कर सकता हूँ। फिर से मेरे को ये 3 ऑप्शन दे रहा है। क्या इस अमित यूजर को आप किसी ग्रुप में भेजना चाहते हो? यस नो। तो वो पहले एक ही ग्रुप है और एक ग्रुप में ऐड है, इसीलिए यहाँ पे और कोई ग्रुप दिखा नहीं रहा। मैं किसी एग्जिस्टिंग यूजर की परमिशंस को कॉपी करके इस पे ओवरलैप करना चाहता हूँ। किसके लिए? अमित यूजर के लिए। यानी कि आपने एक और यूजर बनाया हो, सपोज करो राकेश, और उसको जो भी परमिशंस हैं उसको कॉपी करके इस अमित पे अप्लाई करना चाहते हो, तो सेकंड ऑप्शन आप ले सकते हो। कब आएगा? नीचे यूजर दिखाएगा ये किसकी परमिशन को कॉपी करनी है। हमने एक ही यूजर बनाया इसलिए एक भी नहीं दिखा रहा है, बट एक से ज्यादा यूजर होगा तो यहाँ पे आपको वो दिखाएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप कुछ पॉलिसी डायरेक्ट अटैच कर सकते हो। तो मैं इस बार इस अमित यूजर को क्या बना रहा हूँ? एडमिनिस्ट्रेटर। सो एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? ही कैन डू एनीथिंग। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट, ऐड परमिशन। अब देखो इसमें 2 परमिशंस हैं। एक है रीड ओनली, यानी कि एक को बोल रहे हो इस अमित यूजर को आपने एक परमिशन दे दी, ही कैन रीड द एनवायरनमेंट, और एक आपने और परमिशन दे दी, ही कैन डू एनीथिंग। तो कौन सी परमिशन अप्लाई होगी? बोलो। आपने एक बंदे को बोला, राइट? तो जो परमिशंस हाईएस्ट प्रिविलेज होल्ड करती है, यानी कि मोस्ट हाईएस्ट प्रिविलेज होल्ड करती है, वो परमिशंस आपके लिए क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। ठीक है? So whatever the highest permissions you would be assigning to this user, that will be applicable and that will be activated. So आपने एक यहाँ पे बोला कि ये पर्सन सिर्फ देख सकता है, और आपने दूसरे स्टेटमेंट में बोला he can do anything. So which one is the highest privilege that will be applicable? जिस पे ज्यादा permissions applicable होंगी वो permissions effectively काम करेंगी। यानी कि अब अमित यूजर अगर सर्वर को टर्मिनेट करना चाहे, he can do it. What he has to do, he has to just refresh his environment so that ki नई policy whatever created that could be sync, right? So now if you wish to try that to delete that, you can do that, you can do that. So आपने जो अभी अभी नई policies आपने ऐड करी है, that policy is affected. तो अब अगर आप इसको डिलीट करोगे, it can be deleted because आपने इसको क्या बना दिया? Administrator means you had assigned full authority to do anything, right? So अब आप terminations पे जाओगे, it will not stop you to terminate, it will simply terminate, right? तो आप दिमाग में अभी बस यही रखो कि एक पॉलिसी, एक परमिशंस, एक सेट क्या चीज कंट्रोल करती है? रेस्ट्रिक्शंस। ओके, सो मैं यहाँ पे टर्मिनेट, टर्मिनेट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सक्सेसफुली टर्मिनेट। इस बार एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज मिल गई जो उसे चाहिए थी, जो वो करना चाह रहा था। किससे? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है? अब इधर की साइड में मैं इस परमिशंस को हटा देता हूं, दोनों को। कुछ भी नहीं जी, नथिंग, हटा दिया मैंने। ठीक है? अब अगर मैं उस अमित यूजर को जाके देखूं, रिफ्रेश करूं,
या डैशबोर्ड को रिफ्रेश करूं यहाँ पे, तो उसे रेड रेड नजर आएगा। क्या लिख रहा है? आप ऑथराइज नहीं हो, बिकॉज इस पर्सन को कोई भी एक्सेस नहीं। अगर ये डैशबोर्ड में भी जाके देखे, यहाँ पे रेड रेड आ जाएंगे, एपीआई एरर, एपीआई एरर, बिकॉज आपने यूजर तो बनाया, उसको कुछ भी परमिशन नहीं थी, तो उसको हर जगह एरर नजर आएगा, राइट? तो आपके पास ऑप्शन है क्या, कि आप इस यूजर को रन टाइम पे परमिशंस दे सकते हो बाय यूजिंग इनलाइन पॉलिसी। सो इनलाइन पॉलिसी जैसे ही आप लिखोगे, आपको वो लिखने का ऑप्शन देगा कि आप वन बाय वन चीजें लिख सकते हो। राइट? तो ये कह रहा है कि अमित यूजर नाम के पर्सन को आप कौन से सर्विस का एक्सेस देना चाहते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, EC2। EC2 मतलब कंप्यूटर्स, VMs। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो कह रहा है सारे एक्शन देना है, रीड देना है। तो देखो हर एक परमिशंस में वो पूछ रहा है कि EC2 का एक्सेस देना चाहते हो, वेरी गुड। EC2 में लिस्ट का देना चाहते हो, रीड का देना चाहते हो, राइट का देना चाहते हो, ये ठीक वैसे ही पूछ रहा है हर एक चीज की परमिशन, जैसे हम लोग एक फाइल को शेयर करते हैं किसी के साथ, और वो पूछता है कि वो पर्सन क्या क्या कर सकता है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, मॉडिफाई। ये ठीक वैसे ही हमसे पूछ रहा है कि अमित यूजर को अगर आप अपने VM का एक्सेस देना चाहते हो, मशीन का एक्सेस देना चाहते हो, तो क्या सिर्फ रीड देना चाहते हो? तो आपके लिए देखो काम कितना आसान कर दिया। आपको बस ये चेक बॉक्स में चेक 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 करना है, राइट? वॉट एवर यू विल चेक हेयर, दैट विल बी अप्लाइड टू अमित फॉर EC2 सर्विस। ठीक है? तो आप देखोगे तो पीछे वो क्या करता है, कोडिंग ही तो करता है, कि कोड ही लिखता है इस लाइन में, और वही कोड अमित के साथ अटैच हो जाता है, और अमित को उतनी चीजें क्या रहती हैं, रिस्ट्रिक्टेड। तो आप यहाँ पे विजुअल स्टाइल में भी परमिशंस को ऐड कर सकते हो, या फिर आप बना बनाया कोड या कोड में एडिटिंग या कोड को कॉपी और पेस्ट डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। दोनों चीजें एक ही है। ठीक है? तो मैं चाहता हूं अमित यूजर EC2 को जाए, यानी कि कंप्यूट में जाए, और सिर्फ क्या कर पाए, क्या कर पाए, मैं चाहता हूं सिर्फ और वो सर्वर्स को देख पाए, राइट? सो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे सर्वर्स में लिस्टिंग करने के लिए ऑलमोस्ट 168 परमिशंस हैं। मैं क्या चाहता हूँ, डिस्क्राइब कर पाए, यानी कि चीजों को वो लिस्ट कर पाए, राइट? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब EC2 वाली चीज को ले सकते हो, राइट? जिससे वो सर्वर की लिस्टिंग देख पाएगा, राइट? तो यहाँ पे डिस्क्राइब बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे सर्चिंग भी लगा सकते हो, डिस्क्राइब इंस्टेंस। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये, ठीक है? अब आप इस ऑप्शन को देख सकते हो, ठीक है? लिस्टिंग भी कर सकते हो, ये तो हो गया आपकी लिस्ट का, राइट? तो आप यहाँ पे लिस्ट, ये सारी परमिशंस हैं। ठीक है? रीड में वो क्या क्या देख सकता है, राइट? तो आप इतनी सारी चीजें आपके पास लिखी गई है, हर एक पॉलिसी क्या करती है, इस क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको भी आराम से पढ़ सकते हो, राइट? तो आप जो भी परमिशन यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट लेवल पे वो पूछता है कि आपको ये परमिशन सब चीजों के लिए अप्लाई करनी है, या किसी पर्टिकुलर, यानी कि आप चाहते हो नहीं किसी सर्वर को मैं किसी एक ही सर्वर को अमित यूजर को एक्सेस दूं, क्योंकि उसका काम किसी एक ही सर्वर पे करना है,
तो आप यहाँ पे रिसोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक या ऑल। तो आपने ऊपर लिया है डिस्क्राइब इंस्टेंस, इसीलिए इसने यहाँ पे ऑल ले लिया है बाय डिफॉल्ट। बट यहाँ पे आप किसी एक ही सर्वर को अगर एक्सेस देना चाहते हो अमित यूजर को, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कर सकते हो और इंस्टेंस जो वीएम का आईडी है वहां पे पेस्ट कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं किसी पर्टिकुलर आईपी से आए, किसी पर्टिकुलर एमएफए से आए, तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो देखो मैं इस यूजर को दे रहा हूँ कि भाई वो सर्वर को देख पाए, डिस्क्राइब कर पाए, राइट, और लिस्ट कर पाए, राइट। तो मैंने क्या किया, उसको डिस्क्राइब की परमिशंस दे दी। तो अगर आप जेसोन देखोगे तो उसने यहाँ पे लिख दिया होगा डिस्क्राइब, ठीक है। और आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे बोलता है वो पॉलिसी का नाम लिखो, तो EC2 मतलब सर्वर लिस्टिंग, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, क्रिएट। तो आपने क्या किया, अमित यूजर को एक इनलाइन पॉलिसी ऐड कर दी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनलाइन, यानी कि आपने इसको परमिशन तो दी है, पर कैसी परमिशन दी है, इनलाइन, यानी कि आपने चलते टाइम इस यूजर को कुछ परमिशंस दी है। तो ये जो परमिशंस हैं, ये जो सर्वर लिस्टिंग है, ये कैसा है, इनलाइन, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो इस यूजर को यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे एक जगह से एरर हट गया और दूसरी जगह से हट गया। क्यों, क्योंकि आपने क्या परमिशन दे दी, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है, सर्वर के बारे में बताओ। तो सर्वर के बारे में ये बताएगा, पर बाकी चीजों के लिए क्या है, अभी भी एरर है। तो आप इस सर्वर की डिटेल देख सकते हो, इसकी क्या आईडी है। तो ये क्या आईडी है, इंस्टेंस आईडी, इसकी आईडी है पब्लिक आईपी, यानी कि एक चीज के बारे में बताओ तो वो बता रहा है, पर बाकी चीजें आपको वो नहीं दिखा रहा है, बिकॉज आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। पर यहीं पे इस अमित यूजर को आप एक पॉलिसी बना के दे सकते हो, यानी कि ऐड परमिशन पे जाके आप एक पॉलिसी भी बना सकते हो, राइट। कैसे, यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी करके। तो पॉलिसी हम लोग कैसे बनाएंगे, आईएम में जाएंगे, यहाँ पे पॉलिसीज लिखेंगे और एक पॉलिसी। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो 1129 पॉलिसी बनी है, मोस्टली 1120 पॉलिसी अमेजोन ने बना के दी है, वो हमारे को पसंद नहीं आई। हम अपने हिसाब से एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, क्रिएट पॉलिसी, और वो पॉलिसी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे EC2 ले सकते हो, जिस सर्विस के बारे में आप जानते हो वो सर्विस ले सकते हो, ऑल ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और देखो जैसे ही ऑल करोगे, वो पूछेगा कि सारी परमिशंस तो देनी है, एक किसके बारे में, सर्वर के बारे में। तो किसी पर्टिकुलर सर्वर को देनी है, सबका रखूं। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर सर्वर को देना है, किसी एक सर्वर को देना है, तो आपको इंस्टेंस जो सर्वर का आईडी है वो यहाँ पे ऐड RN में आपको पेस्ट करना होगा, बस। तो क्या होगा, अमित यूजर को सिर्फ उसी एक सर्वर का फुल एक्सेस रहेगा, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज में हम इसको अभी के डेट में ऑल कर देते हैं, यानी कि अमित यूजर को सारे सर्वर्स का फुल एक्सेस दे दो, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माई पॉलिसी, ध्यान देना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो माई कस्टम
पॉलिसी। ठीक है, और नेक्स्ट। ठीक है, आप ध्यान देना, माई कस्टम पॉलिसीज पॉलिसीज के अंदर दिख रहा है, राइट, दिख रहा है ना, बट वो पॉलिसीज नहीं दिख रही है जो आपने इनलाइन पॉलिसीज अभी अभी ऐड करी। कौन सी? कौन सी? वीएम लिस्ट या सर्वर लिस्ट पॉलिसी किसको असाइन की थी? अमित को। तो इस पॉलिसी वाले फोल्डर में इस पॉलिसी वाले फोल्डर में अमित के पास, यूजर जो अमित है, इसको दो परमिशंस हैं। ठीक है, एक परमिशन है कौन सी? सर्वर लिस्टिंग। ये सर्वर लिस्टिंग कैसी पॉलिसी है? इनलाइन पॉलिसी है। ये इनलाइन पॉलिसी सर्वर लिस्टिंग यहाँ पे दिख रही है, सर्च करोगे पॉलिसी के अंदर तो क्या ये इनलाइन पॉलिसी यहाँ पे दिखेगी? सॉरी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? इनलाइन पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो पॉलिसी आपको क्या रिस्ट्रिक्टेड रहती है, किसके लिए? टू स्पेसिफिक टू यूजर, यानी कि आपने किसी यूजर पे अगर लिख दी इनलाइन पॉलिसी तो वो यूजर तक ही रहेगी, वो शेयर्ड नहीं होगी, राइट। वो शेयर्ड किस कंडीशन पे हो सकती है? जब आप कॉपी परमिशन को करोगे, बस तब, वरना शेयर्ड नहीं होगी, यानी कि वो आपको कॉमनली नहीं दिखेगी। पर आपने जो अभी पॉलिसी बनाई थी, कौन सी? कौन सी पॉलिसी बनाई थी? अभी आपने एक पॉलिसी बनाई थी ना, माई कस्टम पॉलिसी। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे माई कस्टम पॉलिसी, यहाँ पे लिखोगे माई कस्टम, ये पॉलिसी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, दिख रही है ना। पर वो पॉलिसी नहीं दिखी जो इनलाइन आपने बनाई थी, यानी कि इनलाइन पॉलिसी पॉलिसीज के अंदर नहीं दिखती है, बट जो पॉलिसीज आप प्रॉपर बनाते हो वो पॉलिसीज के अंदर दिखती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कस्टमर मैनेज पॉलिसी। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कस्टमर मैनेज पॉलिसी। तो कस्टमर मैनेज पॉलिसी या एडब्ल्यूएस मैनेज पॉलिसी आपको पॉलिसीज के अंदर विजिबल होंगी, दिखेंगी, आप उसको ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो, पर इनलाइन पॉलिसीज आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे अगर आप देखोगे, ओके, तो अगर आप यहाँ पे एक और यूजर बना देते हो, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अमित यूजर बनाया, अब आप एक काम करो, राकेश यूजर भी बना लो। ठीक है, यूजर अब कैसे बनेगा? अब तो अब आप आराम से बना सकते हो। आपने एक बनाया था, एक और बना लो। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? राकेश यूजर, सेम। इसको क्या कर देता हूँ? आई एम, इसका भी पासवर्ड चेंज को हटा देता हूँ ताकि इसको चेंज करने को ये ना बोले। पुष्कर @123 4। नेक्स्ट। अब देखो, ध्यान देना, ये आपने कर लिया, ये कर लिया। कॉपी परमिशन में नीचे दिखाएगा कि इस राकेश यूजर को क्या वो सारे परमिशंस देना चाहते हो जो अमित को असाइन है। तो आप जैसे अमित को यहाँ पे लोगे, अमित के पास जितनी भी परमिशंस हैं वो सारी की सारी परमिशंस कॉपी होके किस पे आ जाएंगी? राकेश पे। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपको हेल्प करता है कि बार बार पॉलिसी नहीं लिखनी पड़े। ऐसी भी रिक्वेस्ट आपके पास आती हैं जिसमें ये बोला जाता है कि अमित के पास जो परमिशन है वो सेम परमिशंस राकेश को असाइन कर दो। उस केस में ये कॉपी परमिशन वाला ऑप्शन आपको हेल्प करेगा, आपको दोबारा से सारी चीजें रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो,
आपने जो पॉलिसी बनाई थी कस्टम, वो यहाँ पे दिख रही है ना। जैसे ही आप कस्टम करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगी, यानी कि आप इसको सर्च करोगे तो आपको कस्टम पॉलिसी दिख जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि जो आपने पॉलिसी बनाई है वो एक से ज्यादा यूजर को आप अटैच कर सकते हो। यानी कि आपने जो पॉलिसी बनाई है ये कस्टम, आप इसको अटैच कर सकते हो, यानी कि अटैच कर सकते हो एक से ज्यादा यूजर्स को, राइट। यानी कि इस परमिशंस को आप अटैच कर सकते हो एक से ज्यादा यूजर्स को, राइट। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है माई कस्टम पॉलिसी, बट ये वाली पॉलिसी दिख रही है इनलाइन पॉलिसी नहीं दिखेगी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इनलाइन पॉलिसी नहीं दिखेगी। इसका मतलब पॉलिसीज जो बना रहे हो वो आप एक से ज्यादा यूजर को भी अटैच कर सकते हो, यानी कि सेम पॉलिसी एक से ज्यादा यूजर को आप अटैच कर सकते हो, सेम पॉलिसी। पर इनलाइन पॉलिसी क्योंकि दिखती नहीं है पॉलिसीज के अंदर, तो आप उसको अटैच कैसे कर पाओगे? फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, राइट। सर तो एक क्वेश्चन है पॉलिसी जो कि बनेगी वो शेयरिंग होती है, इनलाइन पॉलिसी शेयरिंग नहीं होती है। ओनली सिर्फ किस कंडीशंस में वो काम करती है? जब आप कोई परमिशंस को कॉपी करो, क्रिएटिंग ए यूजर कॉपी परमिशन, बस उसी केस में वो परमिशंस कॉपी होती है। वो भी उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है फिर अटैच होती है, ना कि वो सेम पॉलिसी अटैच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विच इज व्हाट, पॉलिसी और इनलाइन पॉलिसीज। कस्टम पॉलिसी मतलब हमने बनाई है, इनलाइन पॉलिसी मतलब रन टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक यूजर। ये दो चीजें हैं, राइट। अब यहाँ पे तीसरी चीज आती है, राइट, विच इज, तो आपने रोल्स दूसरे नंबर पे सुना, राइट। तो आपको ये चीज तो अब क्लियर हो गई कि जी पॉलिसी होती है जिसमें क्या कर सकते हैं उसमें लिखा जाता है। पॉलिसीज हम अपनी बना सकते हैं, अमेजोन की बनी बनाई यूज कर सकते हैं, और रन टाइम पे हम इनलाइन पॉलिसी भी बना सकते हैं। तो पॉलिसी के अंदर ये तीन चीजें आपको अब समझ में आ गई, जो किसका पार्ट है? पॉलिसीज का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? पॉलिसीज का पार्ट है। तो आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई, राइट, अच्छे से। अब आता है दूसरे नंबर पे ग्रुप। तो आपको ग्रुप भी समझ में आ गया कि भाई हम जब पॉलिसीज बनाते हैं तो एक कॉमन ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आईटी, फाइनेंस, डिजिटल, ऐसी चीजें। तो ग्रुप भी आपको समझ में आ गया कि ग्रुप बनाने का क्या फायदा है, आपका कितना टाइम ये बचाता है, कितना टाइम आपका सेव करता है। क्योंकि हर बार यूजर को बना के परमिशंस देना, इससे अच्छा है उसको ग्रुप में रख दो। आपको सिर्फ यूजर बनाना पड़ेगा, बाकी की सारी चीजें उस ग्रुप से आ जाएंगी। ठीक है, तीसरी चीज बच गई रोल्स। तो रोल्स के लिए क्या लिखा मैंने कि आप रोल्स बना सकते हो, और उसके अंदर जितनी भी पॉलिसीज आपने बनाई है, कौन सी? कस्टम, वो पॉलिसीज आप उसके रोल्स से बाइंड कर सकते हो। पर इसको आप कब यूज करोगे? इसको आप तब यूज करोगे जब आपको किसी सर्विस से किसी रोल्स को बाइंड करना है। ठीक है, सो ध्यान देना, पॉलिसीज बनती हैं और वो पॉलिसीज यूजर के साथ अटैच होती हैं। रोल्स बनते हैं और वो अटैच होते हैं यूजर के अलावा, और यूजर के अलावा क्या होता है? बाकी की जो सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे कब? जब S3 को पढ़ेंगे। क्या? ठीक है, तो S3 को जब पढ़ेंगे तो हम लोग एक सेम चीज बनाएंगे,
और सेम चीज को अटैच करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक सर्विस से किसी पॉलिसीज को कैसे अटैच किया जाता है। ये S3 जब हम पढ़ेंगे कल, तो हमें ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा, राइट। तो रोल्स विल बी यूज्ड फॉर सर्विसेज, यानी कि रोल्स आप जो बनाओगे वो किसी सर्विस से अटैच हो सकती हैं। पॉलिसीज जो आप बनाओगे वो किसी IAM यूजर यानी कि यूजर से अटैच हो सकती हैं। अभी बस आपको दो चीजें अपने दिमाग में ये डालना है। क्लियर? ये क्लियर है? यस सर। पॉलिसीज अटैच होंगी यूजर से, रोल्स अटैच होंगी सर्विसेज से। सर्विसेज किसको बोलते हैं? सर्विसेज बोलते हैं जैसे कि सर्वर की सर्विसेज हैं, जैसे कि स्टोरेज की सर्विसेज हैं, जैसे कि बाकी की और भी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो यूजर के अलावा आपको जो भी दिखेगा वो AWS की क्या होगी? सर्विस। यूजर का संपर्क किससे होगा? पॉलिसी से। पर रोल का संपर्क किससे होगा? यूजर को हटा के बाकी जो बचता है सर्विसेज, उनसे वो बात करेगा, ठीक है। तो रोल्स हम तब बनाएंगे जब किसी सर्विस से बात करानी होगी किसी को, और पॉलिसी तब बनाएंगे जब यूजर को कोई हमें राइट्स एक्सेस देना हो, ठीक है। तो रोल्स के केस में हम लोग क्या करेंगे? इस वाले केस में ठीक है, इस वाले केस में हम क्या करेंगे कल, कि हम लोग एक सर्विस बनाएंगे, राइट। मींस हम लोग एक सर्वर बनाएंगे, सर्वर को क्रिएट करेंगे, राइट। और उस सर्वर से हम लोग कोई सर्विस को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। किसके लिए? रोल्स के लिए। तो रोल्स आपको कल समझ में आ जाएगा। आज आप पॉलिसी समझो अच्छे से, कल रोल समझोगे अच्छे के कब, जब हम S3 में काम करेंगे। तो ही मैंने आपको पहले बता दिया। तो आज अगर आपको पॉलिसी समझ में आ गई है, तो कल आपको रोल्स भी समझ में आ जाएगा और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज आप बस ये देख रहे हो कि मैं एक पॉलिसी बना रहा हूँ और उसको यूजर से क्या कर रहा हूँ? अटैच। तो यहाँ पे अगर आपने एक पॉलिसी बना दी, कौन सी कौन सी पॉलिसी बनाई? माई कस्टम पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को आप अटैच कर सकते हो दूसरे यूजर से भी, जिसका नाम क्या है? राकेश यूजर। यहाँ पे कस्टम पॉलिसी जैसे ही डालोगे, ये पॉलिसीज आपकी अटैच हो जाएगी। सेम पॉलिसी जो आपने एक बार बनाई थी, वही सेम पॉलिसी आप किसको असाइन कर सकते हो? अमित को भी, और राकेश को भी, और बहुत सारे यूजर जो आप बनाओगे उनको भी कर सकते हो। तो सेम पॉलिसी जो कस्टम होगी, वो मल्टीपल यूजर के साथ क्या हो सकती है? अटैच हो सकती है। तो अब अगर आप इस पॉलिसी के बारे में जानना चाहोगे कि ये पॉलिसी किन किन लोगों के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे आपको वो जानकारी दे देगा। ये कस्टम पॉलिसी है जो राकेश के साथ अटैच्ड है, राइट। बट इस पॉलिसी को आप चाहते हो राकेश के साथ भी रहे और अमित के साथ भी रहे, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? अमित को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आप देखोगे कि ये बता रहा है कि माई कस्टम पॉलिसी जो बनाई है, जिसके अंदर क्या अलाउड है? ही कैन डू फुल एक्सेस टू किसके लिए? VM के लिए। वो किस किस को अटैच्ड है? वो अटैच्ड है राकेश को और अमित को। तीसरा यूजर भी बनाओगे, उसको भी ये सेम पॉलिसी अटैच कर सकते हो। चौथा यूजर बनाओगे, उसको भी ये सेम पॉलिसी अटैच कर सकते हो। यानी कि पॉलिसी कैन बी अटैच टू मल्टीपल यूजर, सेम पॉलिसी। गॉट इट?
तो अब राकेश भी लॉगिन करेगा तो उसको यही परमिशन मिलेगा जो यहाँ पे लिखा गया है। क्या? EC2 कौन सा? फुल, यानी कि वो सर्वर के सारे रिसोर्स में कुछ भी कर सकता है, राइट। यहाँ पे एक चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या चीज? क्रॉस अकाउंट रोल, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आती है जिसे बोला जाता है क्रॉस अकाउंट रोल, राइट। तो क्रॉस अकाउंट रोल का अगर आप मतलब समझो, तो मेरे पास एक AWS का अकाउंट है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं, एक सिनेरियो, एक लैब, हाउ टू एक्सेस एनवायरमेंट, राइट। अब देखो, आप अमित यूजर बना रहे थे, अमित को लिंक भेज रहे थे, आईडी भेज रहे थे, पासवर्ड भेज रहे थे, राइट। राकेश यूजर बनाया, राकेश को भी लिंक भेजोगे, आईडी भेजोगे, पासवर्ड भेजोगे, तभी तो वो आपका एनवायरमेंट एक्सेस कर सकता है। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे पास AWS का एनवायरमेंट पहले से है और आपके पास भी AWS का एनवायरमेंट है, तो हाउ टू एक्सेस एनवायरमेंट विदाउट क्रिएटिंग यूजर? क्वेश्चन समझ में आया? कि मैं किसी का एनवायरमेंट एक्सेस करना चाहता हूं, पर जिसका एनवायरनमेंट मुझे एक्सेस करना है उसको मेरा यूजर बनाने की जरूरत ना पड़े। भाई जब तक यूजर नहीं बनाएंगे वो एनवायरनमेंट का एक्सेस कैसे होगा? बट अब कंडीशन क्या है? आपको यूजर नहीं बनाना पड़े। बिना यूजर बनाए किसी को आप अपने अकाउंट में एक्सेस दे सकते हो? यस या नो? बिना चाबी नहीं किसी कर को दिए नहीं आप कर चाहते हो कि कोई आपके घर में आके एंटर कर जाए और आप उसको चाबी भी नहीं देना चाहते हो, तो कैसे आएगा आपके घर में वो? राइट। तो क्वेश्चन ये समझ में आया कि आपको अपने एनवायरनमेंट का एक्सेस किसी को देना है, बट उसका यूजर आपको नहीं बनाना है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस अकाउंट रोल। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि अगर किसी को अपने अकाउंट में आपको एक्सेस देना है, तो क्रॉस अकाउंट, इसको बोला जाता है क्रॉस अकाउंट एक्सेस, या इसको बोला जाता है क्रॉस अकाउंट रोल। और ये सेम चीज किसके थ्रू हो सकती है? रोल के थ्रू हो सकती है, ठीक है। सो हम इसको, रोल्स जो नाम की चीज है वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो रोल्स के बारे में मैं आपको ये दोनों चीजें करके दिखाऊंगा और फिर कल हम आपका क्वेश्चंस लेंगे। यानी कि ये लैब कौन सा, जिसमें हम एक रोल्स की चीजों को अटैच करेंगे, और दूसरा लैब जिसमें बिना यूजर को बनाए हुए अपने इन्वायरमेंट में कैसे एक्सेस देते हैं, ये दोनों चीजें हम लोग कल करेंगे। और कल ये दोनों चीजें करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रोल्स होता क्या है, किन किन सिनारियों में यूज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम ये दो चीज करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज के दिन आप MFA करके देखो, पॉलिसी क्रिएट करके देखो, यूजर क्रिएट करके देखो, पॉलिसी क्रिएट करके देखो, कस्टम पॉलिसी क्रिएट करके देखो, इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करके देखो। ये 4-5 चीजें आज आप करके देखो। और कल हम लोग रोल्स पे बात करेंगे, तो उसमें क्रॉस अकाउंट रोल जो है वो बात करेंगे। और उसके बाद हमारा टाइम बचेगा तो हम फिर S3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर बचेगा तो मान लो 9-8 बजे शुरू करेंगे और 9 बजे तक ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो बचे हुए 1 आवर्स में हम लोग S3 को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टुमारो तो थोड़ा कल मिक्स रहेगा, यानी कि हम IAM भी पढ़ेंगे और S3 को भी स्टार्ट करेंगे फॉर टुमारो, ठीक है। ओके राइट सर। सर इसका रिकॉर्डिंग्स बहुत लेट होती हैं एक्चुअली। यार, मैंने अब बहुत सीरियस लेवल पे बात करी है, तो हाँ जी। मेरे को थोड़ी सी एश्योरेंस ये मिली है कि
रिकॉर्डिंग जो है वो एंड ऑफ द डे इवनिंग या 7-8 बजे तक ही वो लोग कर पाएंगे, बिकॉज आज के दिन बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो जो रिकॉर्डिंग्स पर्सन होते हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मे बी 7-8 बजे तक मैं करा दूंगा रिकॉर्डिंग्स अपलोड। तो आपको अगर रिव्यू करना है तो 7-8 के बाद आप कर सकते हो, कोशिश करूंगा मतलब 7-8 तक तो हो ही जाए। ठीक है।